ये कहानी है एक ऐसे राजकुमारी की जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी। उसे एक मैजिकल बुक थमा के जिसमें वो पढ़ती है कि 14 साल के उम्र में उसे महाराज यानी खुद के फादर को मारने के आरोप में आजीवन कारावास दे दिया जाता है। इसीलिए अब वो अपनी इस नियति को बदलने की हर संभव कोशिश करने वाली है। कहानी की शुरुआत एनेस्थेसिया से होती है, जिसका मतलब होता है इटर्निटी। ये नाम रखते हुए उसे चूम उसकी माँ कहती है, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, मेरी तरफ से उनका साथ देना मेरी प्यारी बच्ची। ये रानी के आखिरी शब्द थे। एथी के डैड यानी किंग जन्म लिए उस बच्ची को मनहूस बता के क्वीन का सारा सामान जला देने बोल महल छोड़ के चले जाते हैं। मेट्स में बातें होती हैं कि शायद महाराज रानी को प्यार नहीं करते थे, इसलिए उन्हें बच्ची से भी कोई लगाव नहीं है। बस ये लोग इसी बदगुजन में लगी रहती हैं। इधर भूखी लेटी एथी को एक सपना आता है उसकी मॉम का। वो किस जादुई था जो उसे क्रिस्टल में कैद एक बुक को दिखाता है। भूख से वो उस पे दांत मारती है, जिससे वो टूट जाता है और बुक में उसे अपना फ्यूचर लिखा दिखता है कि उसने नियम के खिलाफ जाके डार्क मैजिक सीखा और तो और उसका इस्तेमाल करके महाराज को मारने का षड्यंत्र भी रचा। वो गिड़गिड़ाती है कि पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, विश्वास कीजिए। पर उसके डैड कहते हैं इसे आजीवन कारावास में डाल दो। एथी इसी सपने से फिर आज उठती है। उसे गोद में लेते हुए लिली कहती है, क्या हुआ बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? एथी हमसे कहती है, लिली ये कोई मेड नहीं, एक नोवेल है जो मेरी मॉम की दोस्त थी और अपना सारा सुख सुविधा छोड़कर मेरे लिए आ गई। यहाँ सिर्फ यही मेरा अच्छे से ध्यान रखती हैं। अगर ये नहीं होती तो कारावास से पहले तो मैं भूख से ही मर जाती। एथी सोचती है, मैं बड़ी होकर इनसे बताऊंगी कि मैं अपनी फ्यूचर जानती हूँ, पर क्या ये मेरा विश्वास करेंगी? यही सोच के वो रोने लगती है। ओए तुमने फिर से पैंट गीला कर लिया, बैड मैनर्स। लिली उसे बैठा के इस दुनिया के बारे में बता रही थी। मैजिक से भरे इस दुनिया में सारे पावरफुल मैजिशियंस एक टावर में रहते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे डैड भी एक पावरफुल मैजिशियन है जो पूरे एम्पायर तक को खत्म करने की ताकत रखते हैं। वो उनकी फोटो पे पॉइंट करती है तो लिली कहती है, ओ तुमने तो पहचान लिया, यही तुम्हारे पापा हैं। एथी सोचती है, काहे के पापा, आगे चल के तो यही मुझे बिना बात के कैद करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। एथी काफी एनर्जेटिक लड़की है जो अपने सर्वेंट्स के साथ भी लग जाती है, डेकोरेशन या किसी भी काम में। ऐसे ही एक दिन वो झूमर में फ्लावर लगाने का काम खत्म करके निकलती है तो एक मेड को देखती है जो महल के एक कमरे से झांक रही थी। मुझे तो यहाँ कोई कीमती चीज नहीं दिख रही। तभी उसे एथी नजर आती है जो गंदे कपड़ों में उसे माली की बेटी लगती है। बेटी मुझे आप बता सकते हो चमकीली चीजें कहाँ रखी हुई हैं? एथी उसे अपने पीछे आने को कहती है। एक झाड़ियों से वो किचन पे नजर रखे हुए इशारा कर रही थी। यहाँ क्या मिलेगा? एथी उन प्लेट्स के बारे में बताती है जिसमें मोती जड़े हुए हैं और किचन में सारे डिशेस भी सोने के हैं। वो तुरंत से जाके उस मेड से कहती है, एथी को चॉकलेट खाना है। जैसे ही वो मेड उसे देने बढ़ती है, दूसरी मेड आके कहती है, राजकुमारी आपको चॉकलेट्स डिनर के बाद मिलेंगी। पर एथी क्यूट क्यूट हरकतें करके उन्हें कन्विंस कर लेती है। फिर वो आंख मार कहती है, रास्ता क्लियर है। वो मेड ढेर सारा सोने का बर्तन देखती है और जल्दी जल्दी सभी चीजें बटोरने लगती है। तभी उसका ध्यान जाता है इस माली की लड़की पे जो उस प्लेट का मोती निकाल खुद रख रही थी। वो कहती है, ओए बच्ची वो भी मुझे दो, नहीं तो। वो उस पे चाकू फेंकती है पर एथी उसे डॉज करके वो झूमर खोल देती है जो उसने सुबह ही बांधा था और वो मेड उसमें फंस गई थी। गार्ड्स उसे ले जाते हुए कहते हैं, तूने जब अपना नाम शीला बताया था मुझे उसी समय तेरी जवानी पे डाउट करना चाहिए था। इधर एथी खुश थी क्योंकि उसने अपने सपने में उस बुक में देखा था कि इस चोर मेड को रोकते हुए लिली की जान चली जाती है। अब वो जान गई थी कि नियति को वो समय रहते बदल सकती है। कुछ चीजें तो एथी भी चुरा के रख रही थी, पर क्यों आगे पता चलेगा। इधर क्लॉड को फेलिक्स आगे बताता है, महाराज पता है पुराने महल में एक मेड अपनी पहचान बदल के चोरी के मकसद से आई थी, जिसे राजकुमारी ने बड़ी ही बहादुरी से पकड़ा। फालतू की खबर से मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो फेलिक्स। वहीं हम विजार्ड टावर में लूकस को देखते हैं जिसे एहसास हो गया था कि कोई तो ओबेलियन एम्पायर की नियति को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो ये है कि एक बदनसीब राजकुमारी को जन्म देते ही उसकी मां मर जाती है। बाप सभी चीजों में आग लगवा बेटी को त्याग देता है, जिससे वो अपने फादर के प्यार के लिए तरसते हुए 9 साल की होती है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात अपने फादर से हुई थी। वो सोचती है सिर्फ यही एक इंसान मेरा ब्लड रिलेटिव है। वो हर कोशिश करती है ताकि उसके फादर उसे प्यार करें, पर ऐसा होता नहीं है। उसका थोड़ा बहुत होप भी 14 साल की उम्र में टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जिनेट नाम की उनकी एक दूसरी बेटी भी है जो सभा में आते ही अपनी खूबसूरती और एनर्जी से सबका ध्यान खींच लेती है। सभी उससे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महाराज भी।
अब इतनी दुख से पीड़ित राजकुमारी अपने हाथ डार्क मैजिक से भर लेती है और उसे अपने फादर को मारने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, जहां वो खुद की ही जान ले ली थी। ये कहानी उस बेचारी राजकुमारी की है जो गलत रास्ता चुन लेती है। हाँ, क्या बक रहे हो बे एनिमे टेलर? वो राजकुमारी मैं ही हूँ और मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। बेचाऊंगी तुमको ज्यादा बोले तो। मैं अपनी ये नियति बदल के रहूंगी। अगले दिन वो देखती है मेड वाले इंसिडेंट की वजह से किचन की पहरेदारी तगड़ी कर दी गई है, जिससे उसे आज ज्वेलरी चुराने में दिक्कत आने वाली है। वो सोचती है कोई बात नहीं, एक दिन की वजह से मैं खुद का भांडाफोड़ नहीं करना चाहती हूँ। लिली को बचपन से लगता था कि मुझे चमकीली चीजें पसंद है, इसलिए वो मुझे उनसे खेलने के लिए देती थी। पर उसे नहीं पता कि मुझे ये पता है कि गोल्ड आने वाले 5 साल में 2 लाख से भी ज्यादा महंगा बिकेगा। मेरी पापा से मुलाकात 9 साल की उम्र में होगी ना, उससे पहले मैं लिली को लेके ये महल छोड़ के ये देश छोड़ के चली जाऊंगी और मस्ती में ऐश करूंगी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अभी के लिए वो चॉकलेट्स वाली पिन को ही आज का सेविंग समझ के रख रही होती है। फिर जब वो फाउंटेन में हाथ धोने बढ़ती है, खुद का रिफ्लेक्शन देख सोचती है, सभी कहते हैं मैं अपनी मॉम जैसी दिखती हूँ, सिर्फ इन आंखों को छोड़कर जो मैंने डैड से लिए हैं। पर मैं उनसे मैजिकल पावर्स क्यों नहीं ले पाई? शायद इसीलिए मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। सही तो है, इन आंखों का क्या लेके मैं अचार डालूंगी? ऐसी आंखें तो उस जेनेट के पास भी होंगे। हाँ, अभी वो सब सोचना बेकार है। फिलहाल तो अपना आज का सेविंग जमा कर देती हूँ। जब वो महल लौटती है, देखती है अरे सारे गार्ड्स कहाँ गए और डेकोरेशन भी हटा हुआ है। उसे सुनने को मिलता है कि महाराज के कहने पे पूरे महल का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि उस मेड के पास से चोरी का सारा सामान नहीं मिला था। ये सुन एथी तुरंत से भागती है अपने कमरे में कि इस चक्कर में कहीं उसका सालों से जमा किया जा रहा खजाना भी उनके हाथ न लग जाए। वो अपने बेड के नीचे सभी पोटली सही सलामत देख कहती है, हस यही है, तुम लोगों पे तो मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है रे। सोने का नाटक कर जब लिली चली जाती है तो वो चालाकी से कुछ पोटलियां लेके भागती है ताकि उन्हें भी गार्डन के दूसरी ओर छुपा सके। पर वहाँ एक गिलहरी उसकी पोटली लेके निकल रही थी। ओए, वो वाला मेरे शादी के लिए है। वो गिलहरी को एक मूंगफली से फांस लेती है और अब उसे सेविंग करने का नया ठिकाना मिल गया था इस सुनसान महल के सामने जमीन के नीचे। उसके उठते ही कोई उसे टकरा जाता है और ये कोई और नहीं क्लॉड होता है। वो हैरान होती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके सपने के मुताबिक वो तो अपने फादर से 4 साल बाद मिलने वाली थी। क्लॉड उसे देख पहचान लेता है कि वो बिल्कुल अपने माँ जैसी दिखती है। एनेस्थेसिया यानी इटर्निटी। तो इसका मतलब ये था। वो उसकी गालों को पकड़ कहता है, तुम कितनी गोल मटोल हो। हाँ, एथी शॉक्ड कि क्या ये इंसान जो मुझसे नफरत करता है वो मेरी गालों से खेल रहा है। वो भागने की कोशिश करती है तो क्लॉड उसे उठाकर कहता है, आओ साथ में चाय पीते हैं। और यही बेचारी की सारी सेविंग्स छूट के बिखर जाती है। मामला एकदम गंभीर। क्या ये चाहते हैं मैं अपनी चोरी कबूल करूं? वो शांत बैठी रहती है तो क्लॉड उसे केक ट्राई करने बोलता है। जब वो फेलिक्स को बाहर भेजता है, एथी पैनिक कर सोचती है कहीं ये मुझे टपकाने तो नहीं वाले। वो पूछते हैं, तुम्हें पता है अपने नाम के बारे में? उसका मतलब होता है इमोर्टेलिटी और इटर्निटी। इतना पावरफुल नेम मेरे पेरेंट्स ने मेरा नहीं रखा। एथी याद करती है कि कैसे उसके डैड अपने क्रूअल भाई को मार के गद्दी हासिल किए थे। वैसे तुम खा क्यों नहीं रही? एथी कहती है, हाँ ये काफी टेस्टी है। क्लॉड पूछता है, तुम्हें ये मैनर्स क्या लिली ने सिखाए? वो याद करता है कैसे 5 साल पहले लिली उसके रास्ते में आ एनेस्थेसिया की परवरिश की परमिशन मांग रही थी। फिर वो पूछता है, तुम्हें अब तक क्या लग रहा है मैं कौन हूँ? यहाँ एथी को कहना चाहिए महाराज या कुछ और, पर वो कहती है, आप मेरे पापा हैं। उसके बाद वो घबराती है कि कहीं ये नाराज ना हो, पर क्लॉड ये सुन खुश होता है। अब उसे छोड़ते ही वो रोते हुए भागते आती है। लिली उसे गोद में ले पूछती है, इसे कुछ हुआ है क्या? फेलिक्स कहता है, नहीं, ये बस महाराज से मिल के आ रही हैं। उन्होंने एथी को रोज मिलने बुलाया है। एथी इधर सोच रही थी, पर क्यों मुझे नहीं मिलना? क्लॉड उठ कहता है, तुमने अच्छी परवरिश की है, पर हम इसे अब प्रिंसेस ट्रीट की है कि शायद अब महाराज उसे डांटेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। घर आके वो सोच रही थी, लगता है बाल कितने चमकीले हैं। एथी को पसंद आया। क्लॉड कहता है, ओ हाँ, तुम्हारी वो सारी चमकीली चीजें मेरे पास ही पड़ी हुई हैं, आके कभी ले जाना। एथी शर्म से टूट जाती है कि मुझे होता है। इधर महल में लिली से उसे पता चलता है कि वो एक ड्रीम लोटस था जो इल्यूजन क्रिएट करता है। उस रात क्लॉड उस झील के पास आता है जहां एथी सपने में अपनी माँ की सुरीली आवाज सुनती है। वो उनका चेहरा देखने बढ़ती है, पर उससे पहले उसकी नींद खुल गई थी। फेलिक्स उसे उठा के ले जा रहा होता है
चलिए, महाराज के साथ आपका ब्रेकफास्ट प्लान हुआ है, लेकिन वो अभी तक सो ही रहे हैं, तो उन्हें जाके आप ही उठाइए। वो कहते हुए आती है, पापा मैं आ रही हूँ। वो देखती है ये तो बेड की जगह सोफा पे सोए हुए हैं। ये मेरे सपने वाले पापा जैसे तो बिल्कुल नहीं है। देखो तो कितने लापरवाह तरीके से सोए हैं। मेरा गाल खींच रहे थे ना। चीन टपाक डमडम। वो लगती है क्लॉड को छेड़ने, जिससे वो उठने वाला होता है तो पैनिक होके वो लोरी गाना शुरू कर देती है। ला 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 लोड़ी, दूध की कटोरी। नाश्ता करते हुए वो क्लॉड के लाल गाल को देख सोचती है, अगर इन्हें पता चल गया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तभी फिलिक्स कहता है, ड्यूक आपसे मिलने आए हैं। वो एथी को इधर ही रखने बोल निकल लेता है। एथी फिर महल में घूमने लगती है कि शायद कहीं उसे अपनी मॉम की तस्वीर देखने को मिल जाए। उसे क्लॉड के कमरे में एक ढकी हुई तस्वीर दिखती है। वो उसकी मॉम की ही होती है, पर आधी जली हुई। घर जाते हुए वो सोचती है कि क्या पापा मम्मा से इतना ज्यादा नफरत करते हैं। वो बेड पे लौटते हुए कहती है, प्लीज आज कोई माँ का सपना ना आना। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होके आती है और सभी मेट्स उसकी तारीफ करती हैं। वहीं एथी चाह रही थी कि उसके पापा भी उसके लिए 2 शब्द कहें, पर फिर वो सोचती है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। कोई बात नहीं, जब तक मैं अपनी माँ के बारे में बात नहीं छेड़ती ये मेरे पे गुस्सा नहीं होंगे। वो पूछती है, आप कोई स्पेशल चाय पी रहे हैं क्या पापा? मुझे भी दीजिए। पहले तो क्लॉड मना करता है, पर उसके इंसिस्ट करने पे ऑफर करता है। एथी उसे टेस्ट कर कहती है, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में फूल खिल गए हों। ये सुन मेट्स, फिलिक्स और क्लॉड सभी शॉक्ड होते हैं। एथी कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? फेलिक्स बताता है कि एग्जैक्ट सेम चीज आपकी मॉम क्वीन डियाना ने भी इसे टेस्ट करते वक्त कहा था। क्लॉड कहता है, फेलिक्स तुम यहाँ से अब जा सकते हो। एथी सोचती है, जरूर अब इसके बाद से ये मुझसे भी नफरत करने लगेंगे। अगले दिन वो सारा अपना ड्राइंग जला रही होती है, क्योंकि जब उसकी मॉम को देखने का कोई तरीका ही नहीं है तो वो फालतू का क्यों उम्मीद पाले। अब कुछ दिन क्लॉड राजपाट के कामों में बिजी होने की वजह से ब्रेकफास्ट पे नहीं आता है और ऐसा ही 2-4 दिन तक चलता है। एथी उदास रहने लगती है और एक दिन उसे लिली और फिलिक्स की बातें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है एथी अपनी मॉम को देखना चाहती है। फिलिक्स कहता है, उनकी सारी चीजें तो जला दी गई हैं, लेकिन एक तरीका है। महाराज क्लॉड अगर चाहें तो अपनी मैजिक से वो एथी के साथ मेमोरी शेयर कर सकते हैं। मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। तभी एथी निकल कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे और नफरत करे। फेलिक्स कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? एथी कहती है, हाँ मुझे पता है वो मुझसे और मेरी मॉम से नफरत करते हैं। फेलिक्स कहता है, ऐसा नहीं है, वो आपसे और क्वीन डियाना से बहुत प्यार करते हैं। ये बस तुम मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो। तो फेलिक्स उसे उठा के बाहर ले आता है और पूछता है, तो बताइए आपको यहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं दिख रहा? एथी कहती है, क्योंकि पापा सारे काम खुद करना चाहते होंगे। फेलिक्स कहता है, अरे नहीं। वो तुरंत से अपनी तलवार से उस शील्ड को दिखाता है और बताता है कि कोई भी महाराज क्लॉड के परमिशन के बगैर आ जा नहीं सकता। तो फिर बताइए कि आप उस दिन कैसे घुस आई थी? इसका मतलब ये है कि वो आपको पूरी आजादी देते हैं, तो वो फिर आपसे नफरत कैसे कर सकते हैं? इधर क्लॉड एथी की जलाई हुई ड्राइंग्स को फिर से ठीक कर रहा था। तभी एथिया कहती है, आप कुछ दिनों से मुझसे मिल नहीं रहे। दरअसल मैं अपनी मॉम को देखना चाहती हूँ। अगर आप बिजी हैं तो एथी जा रही है। क्लॉड उसे पकड़ कहता है, कहाँ चली? इधर बैठो और मेरे लिए उस दिन वाली लोरी गाओ। एथी हैरान होती है, तो उस दिन ये जगे हुए थे? मैं दरअसल भूल गई। क्लॉड कहता है, महाराज का बात ना मानने का सजा तुम्हें पता है? एथी फिर लोरी गाना शुरू करती है और तुरंत से क्लॉड आता है, जहाँ वो क्लियरली अपनी मामा को देखती है और उसके सामने उसके पापा भी थे। वो अपनी मामा को खुश देख समझ जाती है कि वो उनसे नफरत तो नहीं करते थे, बात कुछ और ही है। क्लॉड की नींद से उठते ही फेलिक्स आके कहता है, महाराज आपके बुलाए वो गेस्ट आ गए हैं। एथी उठती है और देखती है उसके पापा नहीं हैं, तो वो उन्हें ढूंढने निकलती है। इधर सभा में एक ड्यूक आके बता रहा होता है, राजकुमारी को ट्रेन करने सिखाने के लिए मेरा बेटा सही रहेगा महाराज। वो राजकुमारी से महज 3 साल बड़ा है, लेकिन उसकी नॉलेज काफी कमाल की है। इधर एथी दूर से उस ड्यूक को देख के पहचान लेती है कि ये वही है जो मेरी स्टोरी में जेनेट को लेके आया था, जो आगे चल के सक्सेसर बनती है और इसके बेटे से प्यार भी करने लगी थी। ये टोपीबाज सब पावर के लिए कर रहा है, अभी निपटाती हूँ इसे। वो आके कहती है, पापा आप मुझे बिना बताए ही उठ के आ गए। वो आके गोद में बैठ के उस ड्यूक से कहती है, मैंने सब सुन लिया है, जरा आप बताइएगा कि आपका बेटा सोशियोलॉजी जानता है? ड्यूक कहता है, हाँ उसने वॉल्यूम 1 खत्म भी कर लिया है। एथी कहती है,
मैं वॉल्यूम 5 कल ही खत्म की हूँ। फिर वो लगती है पूछने कि क्या उसे चीजों के मैकेनिक्स समझ में आते हैं, इतिहास उसे कुछ पता है अपने देश का। देखिए माफ कीजिएगा पर मैं ऐसा दोस्त नहीं बनाना चाहती जो मुझसे भी डम्ब हो। वो ड्यूक कहता है चलिए ठीक है, मानते हैं कि वो इन सब में उतना भी आगे नहीं बढ़ पाया है, पर वो मैजिक यूज करता है लेकिन आप नहीं, वो इसमें आपकी मदद कर सकता है। तभी क्लॉड कहता है बस इस लड़की की बात से लगता है कि अभी दोस्त नहीं बनाना चाहती, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ड्यूक कहता है जी महाराज। वो मैजिक वाली बात अब एथी के दिल पे आके लगती है। वो ढेर सारे मैजिकल बुक्स लेके जंगलों में आसन लगा के बैठती है। एक पेंडुलम को लिए वो चैंटिंग शुरू करती है। उसका तेज घूमना बताएगा कि मैजिक काम कर रहा है या नहीं। कुछ देर तक तो वो हवा से झूलता है पर फिर रुक जाता है। एथी डिस्परेट होके कहती है मेरे डैड एक पावरफुल मैजिकल विजार्ड है, मॉम कमाल की मैजिकल डांसर थी, पर मैं इतनी डफर कैसे हो सकती हूँ? क्या मेरे में इतनी सी भी मैजिक नहीं है? सीन शिफ्ट होता है अब 2 सालों बाद। लिली मार्केट में फल सब्जियां लेने आई थी जिसपे लूकस की नजर पड़ती है। माय गॉड, ये औरत जिंदा कैसे है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? कौन है जो नियति को फिर से दोबारा लिख रहा है? वो एक मैजिक करता है जिससे उसकी मैजिकल डोर कैसल की तरफ इशारा करती है। इधर एथी मछली जल की रानी है का लेटेस्ट वर्जन सभी को सुना के एंटरटेन कर रही होती है। तभी वो ड्यूक फिर से आगे कहता है महाराज की जय हो। 2 साल बीत गए महाराज, मुझे लगता है अब राजकुमारी को एक दोस्त बना लेना चाहिए। लड़का नहीं तो लड़की ही सही। मैंने खुद एक लड़की को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है जो राजकुमारी की ही एज की है। नाम है जेनेट मार्गरीटा। एथी कहती है चीज मार्गरीटा है तो लाओ। ड्यूक कहता है वेरी फनी राजकुमारी, पर उसने लॉ की काफी ज्यादा पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि वो आपके काफी काम आ सकती है। एथी कहती है महाशय मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे लॉ के सारे आर्टिकल्स जबानी याद है। फिर वो एक एक करके बताने लग जाती है। वो कहती है मेरा स्टडी पार्टनर कोई ऐसा होना चाहिए जिसे कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मैजिक और कानून पता हो। फिर वो एक बुक निकाल पूछती है क्या उसने ये न्यू एडिशन पढ़ा है? ड्यूक कहता है वो इसे पढ़ने का प्लान कर रही है, जैसे ही इसका हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश होता है तो। वो उस बुक को उसे थमाते हुए कहती है ये उसे ले जाके दे दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया है। ड्यूक का शकल देखने लायक था। फिर वो कहती है ये तो अच्छा है कि मैं आजादी के पहले जन्म नहीं ली, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने ही लिखा होता। इसके बाद वो क्लॉड से कहती है डैड मैं थोड़ा गार्डन में खेलने जा रही हूँ। क्लॉड उसे रोक कहता है ये लो जो बुक तुमने मांगा था। गार्डन में आ वो सोचती है अगर मैंने उस दुष्ट ड्यूक को महल में किसी भी बहाने से जगह दे दिया तो मैं उसके साजिश में फंस जाऊंगी, इसलिए मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। वो अपने डैड से लिए उस बुक को पढ़ना शुरू करती है। फिर कुछ जमीन पे ड्रॉ कर चैंटिंग शुरू कर देती है जिससे वो बुक उड़ते हुए उससे दूर जाने लगता है। वो उसके पीछे भागते हुए एक आदमी से टकरा जाती है और ये लूकस था। वो कहता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया नियति को बदलने वाली। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये तो एक बच्ची है वो कहता है क्या? नहीं माफ करना, मैं किसी और की बात कर रहा था। फिर वो जाने बढ़ता है तो एथी कहती है हे सुनो तुम हो कौन और मेरी बुक तो दे के जाओ। तभी फेलिक्स उसे ढूंढता हुआ आ रहा था लेकिन लूकस एक चुटकी बजाता है और फेलिक्स वहाँ से चुपचाप चला गया था। एथी उसकी तरफ देख कहती है ये तुमने किया ना? लूकस कहता है हाँ मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन हूँ। वो जाने बढ़ता है तभी एथी कहती है मेरा बुक तो दे के जाओ लड़की जैसे बालों वाले। तुमने अभी जो स्पेल कास्ट किया वो फिर कभी नहीं करना, ये खतरनाक हो सकता है। इतना कह के वो बुक उसकी तरफ फेंक उसके आंख खोलने से पहले गायब हो गया था। इस बारे में एथी शाम में फेलिक्स से बता रही होती है तो वो कहता है मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं और इतना कोई पावरफुल होगा मुझे तो लगता भी नहीं है। एथी मुंह फुलाते हुए कहती है मेरे बातों पे तो कोई विश्वास ही नहीं करता। ये कहते हुए वो भाग जाती है। फेलिक्स कुछ देर बाद आके क्लॉड से कहता है महाराज आपको नहीं लगता राजकुमारी को एक दोस्त की जरूरत है जिससे वो खुल के चीजें शेयर कर सके? नहीं मैं उस लालची ड्यूक के बारे में नहीं कह रहा, पर देखिए तो वो हर समय अपने से बड़े लोगों के बीच घिरी रहती है, कहीं उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना बैठ जाए जिसे वो किसी से शेयर ही ना कर सके। तभी एथी कूदते हुए आती है और आके अपना केक ठूसने लगती है। क्लॉड कहता है तुम्हें इतना भी केक नहीं खाना चाहिए। एथी सोचती है क्या ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि मैं चबी होते जा रही हूँ? फेलिक्स की बातों को याद कर क्लॉड पूछता है क्या तुम्हें अपने उम्र के दोस्त चाहिए? एथी कहती है नहीं पापा मेरे साथ आप हैं, लिली है, फेलिक्स है, मुझे सो कॉल्ड दोस्तों की जरूरत नहीं है। पर तभी वो सोचती है लेकिन मैं ये मैजिक वाली चीज किससे शेयर कर सकती हूँ? उसके ध्यान में वही लंबे बालों वाला मैजिशियन आता है जो उससे कहा था कि इस स्पेल का इस्तेमाल फिर कभी नहीं करना। वो क्यूरियस होती है जानने को कि आखिर करूंगी तो ऐसा क्या हो जाएगा। इधर लूकस ओबेलियन एम्पायर को देख सोच रहा था आखिर कहाँ छुपा है तू मायावी।
तभी उसे फिर से कुछ सेंस होता है और इधर जंगलों में एथी फिर से उसी स्पेल का चैंटिंग कर रही होती है और इस बार वो कुछ एक्टिव कर ली थी, पर तभी सब रुक गया था और एथी सोचती है ये क्या हुआ। सामने लूकस को देख वो कहती है, ओह तो ये तुम हो लड़की जैसे बालों वाले। लूकस कहता है, मैं लॉर्ड लूकस हूँ और मैंने मना किया था ना। फिर वो उससे कुछ लोगों के नाम लेके पूछता है, क्या तुम इनकी बेटी हो, क्या इनकी हो? और एथी ना करते जाती है। वो कहता है, छोड़ो, तुम्हारी ये चमकीली आंखें बताती हैं कि तुम एक दिन बड़ी जादूगर बनोगी। एथी उससे परेशान हो कहती है, मुझसे तुम थोड़ा दूर ही रहो, बहुत अजीब अजीब बातें करते हो तुम। लूकस सोचता है, मुझे ये एनर्जी बार बार इसके पास क्यों खींची ले आ रही है, कहीं ये लड़की के दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं जो ये बताना नहीं चाहती। वो उसे थोड़ा अपने मैजिक से डराता है और फिर उसे हिप्नोटाइज करता है, पर एथी सिर्फ इतना कहती है, मुझे मैजिक नहीं आता और मैं वो सीखना चाहती हूँ। लूकस कहता है, मैं इसे ऐसे भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो उसे ऊपर से ही छोड़ देता है, पर एक बादल जैसा जीव आकर उसे बचा लिया था। लूकस गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिससे वो रफू चक्कर हो गया था। ये देख एथी कहती है, लगता है ये मुझे टपकाने वाला है। यही सोच वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे ही हाथ आगे करती है, एक मैजिकल शील्ड उसके आगे बन जाता है। वो कहती है, अब मुझे भाग लेना चाहिए। उसके जाने के बाद लूकस उसके मैजिक को कैंसिल कर कहता है, भागने से कुछ नहीं होगा, हम फिर जल्द ही मिलेंगे। इधर एथी खुशी से पापा पापा करते हुए भागती है कि मैं भी मैजिक यूज कर सकती हूँ। उसकी आवाज सुन क्लॉड और फेलिक्स उसकी तरफ ध्यान देते हैं, पर इधर एथी को चक्कर आने लगते हैं और उसका मुंह खून से भर आता है। वो अपने डैड से पूछती है, ये मुझे क्या हो रहा है। क्लॉड और फेलिक्स दोनों ये देख हैरानी से उसे संभालने बढ़ते हैं और एथी उसके गोद में पड़े बोल रही थी, मेरे चेस्ट में तकलीफ हो रही है। और सेम टाइम पे भी क्लॉड को अपने सीने में पेन फील होता है। क्लॉड तुरंत से हीलिंग मैजिशियन को बुलाने का ऑर्डर देता है। कई लोग आते हैं पर कोई उसे होश में नहीं ला पा रहा था। तभी एक छोटा लड़का कॉन्फिडेंटली अंदर आता है और कहता है, सब मुझ पे छोड़ दीजिए महाराज। इधर एथी सपना देख रही होती है जहाँ उसकी माँ लोरी गाते हुए उसे अपने पेट में रखे सहला रही थी और एथी कहती है, मेरा दर्द ठीक हो गया माँ, आप भी अब सो जाइए। प्रेजेंट में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, ओए अब उठ भी जाओ, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो तुम्हें देखता रहूं मैं। वो अपना मुंह घुमा लेती है कि मुझे सोने दो। तभी उसे ध्यान आता है कि इसका शकल तो उस जादूगर लूकस से मिल रहा है, क्या ये मेरा पीछा करते यहाँ तक आ गया। वो कहती है, कोई मेरी मदद करो, एक तो मैं इस दर्द से मरे जा रही हूँ, ऊपर से ये मुझे मारने आया है। तभी वो ध्यान देती है उसके चेस्ट का पेन गायब हो गया है। वो कहती है, क्या मैं ठीक हो गई? लूकस कहता है, हाँ मैंने ही तुम्हें ठीक किया है, एक तरह से कहूँ तुम्हारी जान बचाई है, वरना तुम्हारा दिल ज्वालामुखी की तरह फट जाता। कंफ्यूज्ड एथी पूछती है, क्या मुझे कोई दिल की बीमारी है? लूकस कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब ठीक हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? एथी समझ जाती है कि ये थैंक्स की उम्मीद कर रहा है, पर तभी वो कहती है, एक सेकंड, तुम तो मेरे हाइट में आ गए हो। तभी क्लॉड, फेलिक्स और लिली आते हैं जो उसे ठीक देख के काफी खुश होते हैं। क्लॉड उसे गोद में उठा पूछता है, अब दर्द नहीं हो रहा ना? एथी हाँ कहती है और लूकस की तरफ मुड़ कहती है, ये इंसान यहाँ नहीं होना चाहिए पापा। लूकस ड्रामेबाजी करते हुए कहता है, हाँ महाराज, मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ। भले ही राजकुमारी को बचाने में मेरे शरीर की सारी एनर्जी चली गई हो। वैसे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हुआ। दरअसल राजकुमारी की पावर्स अचानक से अवेकिन हुई हैं, जिन्हें ये संभाल नहीं पाई, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने इनके शरीर से मैजिक के एक्सेस बहाव को निकाल दिया है। बस मुझे इस बात की चिंता है कि अगर बाई चांस इनके बढ़ती उम्र के साथ ये फिर से फेस करें तो फिर मुझे कौन बताएगा। क्लॉड उसके पास आ कहता है, तुम कहीं नहीं जा रहे, आज से तुम इसी महल में रहोगे। लूकस कहता है, धन्यवाद महाराज, आप कितने दयालु हैं, और खांसते हुए निकलता है एथी को देख मुस्कुराते हुए। और एथी सोचती है, क्या एक्टिंग कर रहा था। कुछ दिनों बाद क्लॉड रिवील करता है कि एथी को अब एमरल्ड पैलेस शिफ्ट किया जाएगा। एथी याद करती है कि ये तो वही पैलेस है जो सदियों से राजकुमारियों के लिए बड़े होने का घर रहा है, और मेरी कहानी में जेनेट भी यहीं बड़ी हुई थी, पर यहाँ तो मैं जाने वाली हूँ। पता नहीं मेरी उसकी मुलाकात इस टाइमलाइन में किस तरह से होगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लूकस मेहमान नवाजी के मजे ले रहा था। वहीं एथी तो अपनी पेंडुलम लिए यही सोच रही थी, क्या सही में मेरे में अली गुती भी मैजिक नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, क्या घपर घपर खाए जा रहे हो, मैं यहाँ परेशान हूँ। लूकस कहता है कि मैजिक है, बस सील किया हुआ है।
वो बताता है कि उसने ऐसा उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया है, वरना उसका बॉडी इतनी मैजिक को हैंडल नहीं कर पाता। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, थैंक्स बोलने की जगह झूठा बोल रही हो। एथी पूछती है, अगर तुम झूठे नहीं हो तो फिर बच्चा बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? लूकस बताता है कि वो 400 साल तक सोता रहा है और जो थोड़ी बहुत मैजिक उसके पास बची है उससे अपना असली शरीर ले पाना पॉसिबल नहीं है, और ऊपर से ये छोटा रूप अपनी बेइज्जती सह सकता है, बड़ा वाला नहीं। वो अपनी कीमती मैजिक खर्च करने के बाद उसे बचाया है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। एथी चीख कर कहती है, तुम बस अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो, नहीं तो तुम डैड को इस बारे में जरूर बताते। तुम झूठे ही हो और चोर भी, मेरे सारे चॉकलेट्स चुरा के खा गए। लूकस चॉकलेट्स वाले इल्जाम को नकारता है, तभी एथी उसे उस फ्लफी क्रिएचर की तरफ दिखाते हुए कहती है, इसे मना करो जल्दी। लूकस कहता है, ये छोटा चोर मेरे साथ नहीं है। वो अपनी छुरी से उसे पकड़ कहता है, रुक साले, तेरी वजह से मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं। एथी कहती है, हे छोड़ो, जाने दो उसे, आदमी हो कि ढक्कन। लूकस उसे छोड़ देता है और वो छोटा प्राणी दौड़कर एथी की गोद में आ जाता है। वो याद करती है कि यही क्रिएचर उसे गार्डन में बादल बन के बचाया था। वो समझाता है कि ये एक डिवाइन बीस्ट है जो उसमें बहने वाली मैजिक से बनी है। एथी पूछती है, क्या वो स्वीट्स खा सकता है? लूकस कहता है, हाँ, ये तुम्हारी ही आदतों के साथ जन्म लिया है। एथी उसे हग करती है तो लूकस वार्न करता है कि उसे ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वजह था जिसके कारण वो उल्टी करके गिर पड़ी थी। वो कहता है कि ये बीस्ट एक चलता फिरता मैजिक का दुकान है, और जब वो उसे छूती है तो वो मैजिक उसके शरीर में लौट आता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसी वजह से उसने खून की उल्टी की थी। वो सीरियसली कहता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो पक्का मर जाएगी, और कब ये हो सकता है उसकी करंट सिचुएशन को देख के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एथी कहती है, ए डरा क्यों रहा है, बता तो अब क्या करें? लूकस जवाब देता है, तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगले कुछ दिन वो अपने मैजिक को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती रहती है। वो एक प्राइवेट ट्यूटर भी रख ली थी, लेकिन थोड़े ही दिन में वो रिजाइन कर देती है, ये कह करके कि चाहे प्रिंसेस कितनी भी मेहनत कर लें, वो ज्यादा प्रोग्रेस मैजिक में नहीं कर पाएंगी। ये बात एथी सुन लेती है और उसके दिल पे जाके लगती है। वो खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, पर फिर सोचती है, लेकिन आखिर मैं कर क्या सकती हूँ। तभी अचानक से लूकस उसकी बालकनी में आ जाता है और अपनी मैजिक यूज करके उसके हाथ से इस पिल्ले को अलग करता है। वो एक डील रखता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और मैं तुम्हें तुम्हारी उस 3rd क्लास टीचर से तो काफी अच्छा सिखाऊंगा। कोई डील मैं नहीं करने वाली तुमसे, मुझे वो वापस करो। इसी वक्त लूकस को कुछ फील होता है तो वो पेट उसे वापस दे देता है और अटेंशन पोजीशन में आ जाता है। तुरंत से क्लॉड आता है और एथी जल्दी से अपने पेट को छुपा लेती है, लेकिन उसके डैड देख लेते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चीज है। एथी थोड़ी हेजिटेट होकर के कहती है, ये मेरा फ्लफी दोस्त है। तभी लूकस बीच में बोलता है, यही वो क्रिएचर है जो प्रिंसेस के मैजिक के ओवरफ्लो होने से पैदा हुआ है। क्लॉड पूछता है, क्या यही क्रिएचर एथी की परेशानी का सबब था? लूकस कहता है, हाँ महाराज। क्लॉड उसका सर कलम करने का ऑर्डर देता उससे पहले लूकस कहता है, पर आप इसे मार नहीं सकते, इससे वो सारी एक्स्ट्रा मैजिक वापस प्रिंसेस के बॉडी में चली जाएंगे और सिचुएशन पहले से भी और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम इस पे नजर रखें। क्लॉड पूछता है कि क्या ये क्रिएचर एथी के साथ रह सकता है? लूकस कहता है, रह सकता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। इस पर क्लॉड ऑर्डर देता है, एथी तुम सिर्फ रोज 1 घंटा इससे खेल सकती हो। अगले कुछ दिन एथी मैजिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करती रहती है, लेकिन फिर से फेल हो जाती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो सोचती है कि आखिर किसने ये सपना एक बेताल की तरह उसकी किस्मत के पीछे लगा दिया है। तभी लूकस उसके सर पर एक सेब मारते हुए कहता है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, स्पेल कास्ट करना बिना सोचे समझे तुम्हारी जान ले सकता है। वो आके कहता है, तो तुम्हें मैजिक सीखना है बिना उसके बेसिक्स जाने। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे शरीर में ऑलरेडी मैजिक बॉम्ब की तरह सील है जो कभी भी फट सकता है। एथी उससे हेल्प करने को कहती है और उसे मनाने लग जाती है कि वो तो दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन है, कुछ भी पॉसिबल कर सकता है, लेकिन इसका लूकस पे कोई असर नहीं होता। तभी लूकस का पेट जोर से गुड़गुड़ करता है और एथी उसे चिढ़ाने लगती है कि लगता है कि वो भूख से मरने वाला है। लूकस गुस्से में जवाब देता है कि हाँ, और अगर मेरी पावर्स को रिस्टोर करने का कोई और अच्छा तरीका होता तो मैं वो कब का कर चुका होता। एथी कहती है कि जब मेरे अंदर इतनी मैजिक है कि बार बार ओवरफ्लो हो जाती है और तुम्हें बस और मैजिक की चाह है, तो फिर हम दोनों एक डील क्यों नहीं करते। शाम को जब ड्यूक क्लॉड के साथ मीटिंग में होता है, एथी उनकी मीटिंग के बीच में घुसकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। फेलिक्स सोच लेता है कि शायद वो लोग राजकुमारी के लिए कोई दोस्त के बारे में ही बात कर रहे थे। ड्यूक फिर से जेनेट का नाम रखता है कैंडिडेट के तौर पे, लेकिन एथी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसके पास इससे भी ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है। रूम में लूकस एंटर होता है और झुककर सलाम करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी महाराज को निराश नहीं करेगा
और जब तक प्रिंसेस बड़ी नहीं हो जाती तब तक उनका ध्यान रखेगा। फिर कुछ दिनों तक लूकस उसे बेसिक चीजें सिखाने लगता है, जैसे लिखने के लिए क्विल को कंट्रोल करना, हीलिंग पोशन के बारे में सीखना, बैलेंस ट्रेनिंग करना, और आखिर में उसे पूरे महीने के लिए एक बड़ी सी चेकलिस्ट देके चला जाता है। अब एथी का दिन इसी रूटीन में गुजरने लगते हैं। एक रात जब एथी पढ़ते हुए सो गई होती है, लूकस नोटिस करता है कि उसके हाथ में रखी क्विल हवा में फ्लोट कर रही है। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। अगले दिन जब एथी एक और किताब पढ़कर फिनिश करती है, लूकस उसके पास आके पूछता है कि वो इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही है, तुम्हें तो बस जिंदा रहने के लिए मैजिक सीखने की जरूरत है। एथी जवाब देती है कि जब जिंदगी दांव पे लगी हो तो इतना मेहनत तो कुछ भी नहीं है। लूकस पूछता है कि पक्की बात है कि वो सिर्फ इसी वजह से कर रही है। सुबह जब एथी को क्लॉड गोद में लेता है, उसका हेयर क्लिप क्लॉड के बालों में उलझ जाता है। उसे ठीक करने के लिए वो क्लिप निकालती है और मजाक में उसके ऊपर रख देती है। क्लॉड मुस्कुराते हुए पूछता है, तो कैसा लग रहा हूँ मैं? एथी हंसकर जवाब देती है, बहुत ही सुंदर। बाद में जब वो गार्डन में चल रहे होते हैं, एथी फाइनली खुद से ये एक्सेप्ट करती है कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वो अपने पापा की परी बनना चाहती है। रात को फेलिक्स क्लॉड को लूकस के बारे में जो पता चलता है वो दिखाता है। दोनों को पता चलता है कि लूकस कोई आम जादूगर नहीं है, बल्कि एक इंपेरियल मेज है, बहुत ही हाई रैंक का और पावरफुल। सिचुएशन को समझते हुए फेलिक्स धीरे से बोलता है कि क्या इतने ताकतवर मैजिशियन का प्रिंसेस के आसपास रहना ठीक है। लेकिन क्लॉड अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके उन जगहों का एहसास करता है जहां लूकस गया था, और तब उसे एक इम्पोर्टेंट चीज पता चलती है कि लूकस ऑगड़े से आया है। ये सुनते ही क्लॉड की बंधी हुई सांस रिलैक्स होती है कि अगर वो वहां से आया है तो वो एथी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लॉड की बात सुनकर फेलिक्स भी काफी राहत महसूस करता है। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आप अपनी बेटी को तो दिन ब दिन और ज्यादा चाहने लगे हैं। ये कहते ही फेलिक्स को अपनी बातों का एहसास होता है। माफ कीजिएगा, मैं निकलता हूँ। क्लॉड अकेला रह जाता है खिड़की से बाहर देखते हुए। वो सोचता है कि एक गर्माहट और बेचैनी भरा एहसास, क्या इसी चीज को लोग प्यार का नाम देते हैं? ये शब्द उसके दिमाग में घूमता रहता है कि अगर हाँ तो शायद वो ये एहसास पहले भी कभी कर चुका है। अगली सुबह किसी महल के बगीचे में अचानक से बादलों में से एक बड़ी सी दरार पड़ती है और उसमें से एथी सीधा नीचे गिरती हुई नजर आ रही थी। क्या हो रहा है? लूकस! वो अपनी मैजिक यूज करने की कोशिश करती है पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो सीधे एक लड़के पे गिरती है जो उसे देख पूछता है, क्या तुम एक एंजल हो? हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। लूकस उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था पर उससे कुछ नहीं हो पा रहा था, ना एक चमक ना कोई पावर का एहसास, जैसे बची खुची भी मैजिक किसी ने स्ट्रॉ डाल के चूस लिया हो। इससे परेशान हो एथी कहती है, तुम मुझे सही से नहीं सिखा रहे। लूकस भी ताव में आके कहता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हर छोटी छोटी चीज प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? एथी उसका हाथ पकड़ कहती है, मालिक आप तो बुरा मान गए, बस याद रखो ना कि मैं एक ना समझ हूँ, मुझे सिंपल तरीके से समझाना होता है ना। लूकस गहरी सांस लेता है, ठीक है। फिर वो सीधी भाषा में समझाना शुरू करता है, देखो मैजिक का मेन रूल है कि तुम अपना माना यूज करके उन एलिमेंट से काम करवाते हो जिनकी तुम्हें जरूरत होती है, पर इससे पहले एक और जरूरी स्टेप होता है। तुम्हें पहले उन एलिमेंट्स के साथ दोस्त बनना पड़ता है, उनको अपना मानना पड़ता है। जब तक तुम उनसे खुद से अपने दम पे कनेक्शन नहीं बना लोगी तब तक जादू क्या फुद्दू भी नहीं आएगा। एथी को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो क्लियरली इरिटेट हो गई थी और लूकस को सीधा एक मुक्का जड़ देती है ये चिल्लाते हुए कि ऐसी बातें मत बोलो जो तुम खुद ही नहीं समझते। इसके बाद हम देखते हैं वो खूब मेहनत से ट्रेनिंग करती है, लेकिन एंड में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। लूकस के तो मजे आ रहे होते हैं। वो हंसते हुए कहता है, वाह तुम्हारे पास एक टैलेंट तो है, पर चीजें खराब करने का। एथी उसका लगातार मजाक बनाने से तंग आ चुकी होती है और गुस्से में कहती है, हंसना बंद करो और मुझे ठीक से सिखाओ। लूकस अब थोड़ा सीरियस होता है और समझाता है कि माना पैदाइश से होता है, हर इंसान उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। देखो जैसे मैं करता हूँ। वो उंगली चटकाता है और उसकी मैजिक से चीजें सेट हो जाती हैं और चाय भी सर्व हो गई थी। मैं इस तरह से मैजिक यूज करता हूँ, पर तुम्हें अपना तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा। ये बात एथी को और कंफ्यूज कर देती है। वो पूछती है, तो क्या तुम मुझे कोई इसके लिए ट्रिक भी नहीं सिखाने वाले? लूकस हंसकर बोलता है, अरे बिल्कुल सिखाना है, पर असली बात यह है कि तुम्हें ही अपनी मैजिक को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, मैं बस गाइड कर सकता हूँ। एथी शिकायत करती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ आसान बताओ ना। लूकस कहता है, अच्छा तो मतलब तुम ये मान रही हो ना कि तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो? ये बात एथी के सेल्फ रिस्पेक्ट पे सीधा चोट मारती है और वो जिद पकड़ लेती है कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वो बैठे हुए पूरी जान लगा के मैजिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। क्लॉड उसे ऐसे देख पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? एथी कहती है, मैं इस केक को अपने मुंह के पास खींच रही हूँ। ये सुनकर फेलिक्स हंस पड़ता है, पर क्लॉड का शक्ल देख के यहाँ से भाग निकला था। क्लॉड उससे कहता है,
अगर तुम्हें ये बहुत मुश्किल लगता है तो उसे खुद को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मैजिक के लिए कोई और तरीका निकाल लूंगा। एथी इससे खुश होती है लेकिन वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, एथी इसे खुद करके दिखाएगी। कुछ देर बाद वो पढ़ते हुए अपना बुक छोड़ देती है। बोरिंग। वो लुकस से शिकायत करती है कि उसके सिखाने के तरीके की वजह से ही मैं अच्छे से सीख नहीं पा रही हूँ। लुकस जवाब देता है, मैं इसी तरीके से लगभग 400 साल पहले ही मैजिक सीख चुका हूँ। ये सुनकर एथी याद करती है कि अरे हाँ, ये बुढ़ा तो बहुत पुराना है। वो उसके आसपास आकर के बोलने लगती है कि वो तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पैदा हुआ है, उसका पूरा नाम क्या है और वो पहले क्या करता था। शायद जो भी करता होगा कुछ ढंग का तो नहीं करता होगा। लूकस उसे जवाब देता है कि तुम बस इतना समझ लो कि मैं एक महान जादूगर हूँ। ये चीज एथी को इरिटेट करती है और वो कहती है कि मुझे पता होता है कि तुम कोई काम के नहीं हो और इतना मुझे परेशान करने वाले हो तो मैं ड्यूक के बेटे को ही बुलवा लेती, क्योंकि वो तो पक्का तुमसे ज्यादा सीरियस और कम घमंडी होता। ये सब सुनने के बाद लूकस गुस्सा हो जाता है और उसके नजदीक आते हुए कहता है, लगता है आप उस आदमी के बेटे की दोस्त बनने के लिए मरी जा रही हैं। क्या हो गया, आपने नहीं बुलाया? अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो मैं आपको वहाँ भेज देता हूँ। वो एक जादू करता है और दूसरे ही पल एथी आसमान में टेलीपोर्ट हो जाती है और इस तरह हम एथी के ड्यूक के बेटे एजिकियल पे गिरते हुए देखते हैं। एथी उसे सामने से देख करके अलर्ट हो जाती है और सोच रही होती है कि मैं इसे अभी अपनी पहचान नहीं बता सकती। एजिकियल उससे पूछता है, क्या वो सच में एक एंजल है? एथी को ये आइडिया आता है और वो कंफर्म करती है कि हाँ, वो एक एंजल है। पर एजिकियल उसकी आंखों का रंग देख करके समझ जाता है कि ये इंपीरियल फैमिली से है और जो कोई और नहीं, प्रिंसेस एथेनेसिया ही हो सकती है। लेकिन उसे सामने इतना नर्वस देख करके वो ये बात छुपा लेता है कि उसे सच पता चल गया है। वो एंजल की तरह ही उससे बातचीत जारी रखता है और पूछता है कि तो आप आसमान से क्यों गिर रही थी? पर इसी वक्त वो अपने पिता की आवाज सुनता है जो उसे बुला रहे होते हैं। वो आके पूछते हैं, किससे बात कर रहे थे? मैं बस कुछ सोच के खुद से ही बात कर रहा था। झाड़ियों के पीछे हम एथी को देखते हैं जो छुप कर झांक रही होती है, ये सोचते हुए कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं। तभी वो सुनती है ड्यूक अपने बेटे से पूछता है, क्या तुम्हें अटलांटा जाके पढ़ने में कोई दिक्कत है? एजिक्वेल कहता है, वो बात नहीं है, बल्कि मुझे जेनेट की चिंता है, क्योंकि वो रोई जा रही है और नहीं चाहती कि मैं जाऊं। जालिम बुड्ढा कहता है, जेनेट के नखरों पे इतना ध्यान ना दो और बेहतर होगा कि तुम परिवार की तरक्की के बारे में सोचो। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें प्रिंसेस एथी का स्टडी पार्टनर बनाना चाहता था, इससे तुम्हें विदेश भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि प्रिंसेस हमें अपना दुश्मन क्यों समझती हैं। इधर अपने मन में एथी जवाब देती है, क्योंकि बुढ़े तेरी असलियत पता है मुझे। एजिक्वेल अपने पिता से कहता है, राजकुमारी को भी तो हक है ना चुनने का, और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ड्यूक मानता है कि तुम ठीक कह रहे हो और पूछता है कि क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया, क्योंकि वो बहुत जल्द रवाना होने वाला है। एजिक्वेल यहाँ पर हिम्मत जुटा करके कहता है कि मैं यहाँ ओवेलिया में भी तो रह के पढ़ सकता हूँ, क्या आप अटलांटा के सफर पे दोबारा विचार नहीं करेंगे? ड्यूक पीछे मुड़कर उसे साफ साफ बता देता है कि अगर वो चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो तो उसे वो स्किल्स हासिल करनी होंगी जो उसे ये करने की इजाजत दे। ये कहकर वो चला जाता है। एथी फिर अपने छुपे हुए जगह से बाहर आती है और उससे पूछती है, क्या वो ठीक है? हाँ, लेकिन वो थोड़ा उदास दिख रहा था। एथी कहती है, माफ करना, पर ये सब सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एजिक्वेल उसे तसल्ली देता है कहते हुए कि हाँ कोई बात नहीं। पर ये कहने पर एथी नोटिस करती है कि वो कांप रहा है, इसलिए वो उसे चीयर अप करने के लिए कहती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, आखिर मैं एक एंजल हूँ। एजिक्वेल मुश्किल से इस बात को एक्सेप्ट करता है और इस तरह दोनों बैठ करके कुछ बातें करते हैं। ओह, तो तुम अपने परिवार के प्रेशर से इतने परेशान हो? एजिक्वेल भी खुलकर बात करता है कि हाँ, पर मुझे गर्व है अपने परिवार का वारिस होने पे, और अभी मुझे भले ही ये एक कैद की तरह लग रहा हो कि मैं अपनी मर्जी का नहीं कर पा रहा, पर मुझे ये भी पता है कि अभी मेरे लिए यही अच्छा है। ये सब सुनकर एथी सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा मैच्योर है, जबकि हम दोनों की उम्र तो एक ही है। उसे याद आता है कि वो हमेशा से यही सोचती थी कि ड्यूक कोई अपनी कठपुतली उसके सामने पेश करने वाला है, पर अब असल में वो समझती है कि नहीं, ये अपना एक अलग सोच भी रखता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश में सलाह देती है कि तुम अपने स्टडीज जल्दी खत्म करके आना और फिर अपने डैड के सामने ऐसे टेढ़े खड़े होकर दिखाना कि तुम कितने टैलेंटेड बन गए हो। ये सुनकर एजिक्वेल की हंसी निकल जाती है और एथी सोचती है कि ये हर लड़के मेरे बात पे हंसने क्यों लग जाते हैं। तभी एजिक्वेल माफी मांगकर कहता है, दरअसल मैं इसलिए हंसा क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नोबल्स के बीच पावर्स को लेकर फाइट्स कभी खत्म नहीं होने वाली, और मेरे डैड मुझे इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि मैं उनका सामना कर सकूं। हाँ, वो थोड़े कोल्ड हार्टेड हैं, पर क्या करें, आखिर बाप जो है। जैसे ही एथी कह रही होती है, सही में तुम अंदर से काफी स्ट्रांग हो। जमीन पर एक लाल रोशनी नजर आती है और उसे ले जाने लगती है। एजिक्वेल उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे छू तक नहीं पाता। इस तरह एथी की घर वापसी होती है। लूकस जो एक किताब पढ़ रहा था उससे कहता है, लगता है तुम उसकी कंपनी काफी एंजॉय कर रही थी, मुझे तो लगा था कि आज कैंडल लाइट डिनर करके ही लौटोगी। पूरे सन्नाटे में एथी उठती है और गुस्से में उसे रख के देती है। लूकस अनजान बन पूछता है, ये किस लिए था?
एथी उसे झाड़ते हुए कहती है, तुम बस अपनी मर्जी की करते हो। लूकस उसे याद दिलाता है कि तुम्हें ही तो ड्यूक के बेटे से मिलने की तलब हो रही थी, मैंने वही किया जो तुम चाहती थी। एथी कहती है, तुम बहुत घमंडी हो, थोड़ा घमंड कम करो, ऐसे तुम प्रोफेसर तो क्या चपरासी भी नहीं बन सकते। मैं उसे बिना बाय बोले ही आ गई, बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। लूकस कहता है, इतनी सी बात है, रुको मैं फिर से भेज देता हूँ। एथी चिल्लाकर बोलती है, चीजें और मुश्किल मत बनाओ, और जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो ध्यान से सुनो। मेड्स इधर पौधे में पानी दे रही थी और शोर सुन कहती हैं, जब से वो छोटा जादूगर आया है राजकुमारी की चहल पहल बहुत बढ़ गई है, दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। इधर एथी महल से काफी खराब मूड में बाहर निकलती है। लिली उसे देखने आती है और जब वो पूछती है कि कहाँ जा रही हो तो एथी कोई जवाब नहीं देती। रात को वो नदी किनारे बैठी सोच रही होती है, अभी तक मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही। जब वो ख्यालों में डूबी होती है उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ढूंढने लगती है और जब वो पानी में झांकती है तो उसे अपनी माँ की परछाई नजर आती है। एथी निराश हो पूछती है कि क्या सच में इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो वो कर सके। वो आवाज उसे तसल्ली देती है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, चाहे तुम जादू यूज भी ना कर पाओ कोई बात नहीं। फिर वो आवाज एक रूप लेती है और अपने हाथ खोलकर उसे गले लगाने जैसा इशारा करती है। एथी उसे महसूस करने के लिए गले लगाने बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो छूती है वो रूप गायब हो जाता है और एथी पानी में गिर गई थी। तभी अचानक से वो पानी के पौधे उसे पकड़ लेते हैं और नीचे खींचने लगते हैं। इधर लूकस सेंस करता है कि एथी अभी तक क्यों नहीं आई। वो एक पोर्टल खोलता है और उसे ढूंढने निकलता है। वहीं एथी उन पौधों से छूटने की कोशिश करती है। वो लूकस की सिखाई हुई बातें याद करते हुए आखिरकार अपने आप को छुड़ा के बाहर निकलती है। उसी वक्त लूकस भी वहाँ पे पहुँच गया था और बाहर आने पे एथी पूछती है कि क्या वो जादू यूज कर सकती है। लूकस हाँ बोलता है और बताता है कि ये पानी वाला जादू था। वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आया था, बल्कि यहीं से गुजर रहा था। एथी को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बहुत खुश थी और उसे गले लगाते हुए कहती है, आखिरकार मैंने जादू यूज किया। वो याद करती है कि ये सब आखिर लूकस का ही सिखाया है और वो उसे शुक्रिया बोलती है, चाहे उसका तरीका थोड़ा घमंडी ही क्यों ना हो। फिर दोनों महल वापस जा रहे होते हैं। तभी लूकस रुक कर पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे हैरानी होती है कि तुमने मुझे मुक्का मारा जबकि मैं एक पावरफुल मैजिशियन हूँ। एथी बोलती है, नहीं मैं तुमसे नहीं डरती, चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो या तुम मुझे बदले में मुक्का ही क्यों ना मारो। लूकस कहता है, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, खास करके 400 साल छोटी। दोनों खुशी खुशी बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी लिली एथी को ढूंढते हुए आ रही थी। वो पूछती है, क्या हुआ और वो पूरी गीली क्यों है। एथी बोलती है, मैं वो बस घास पर लेटी थी। तभी पीछे से क्लॉड आकर पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि वो बस घास था, और हमेशा की तरह पूछता है कि बताओ क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। एथी लूकस की तरफ इशारा कर बोलती है, तू बोलना। और लूकस कुछ सातिर जवाब ढूंढने वाला होता है कि तभी क्लॉड उन्हें टांग कर कहता है, आजकल काफी शैतानियां होने लगी हैं, और दोनों माफी मांगते हैं। अगले दिन से हमारी एथी जादू को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करी होती है और अब वो अपने लिए चाय का कप रेडी कर लेती है। काफी खुश होकर के वो लूकस से पूछती है, हे क्या तुमने देखा। लूकस कहता है, हाँ, और उसे फास्ट सीखने पर बधाई भी देता है, पर फिर क्रेडिट खुद ले लेता है कि मैं तो बचपन से ही जीनियस हूँ। ये बात फिर से एथी को इरिटेट करती है। अच्छा, और मेरी मेहनत का क्या। लूकस फिर अगला मंत्र सिखाने की बात करता है। ये सुनकर एथी खुश होकर बोलती है, मुझे इंसानों को उड़ाना सिखाओ। लूकस कहता है, नहीं, तुम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हो। वो चिढ़ करके एक्सप्लेनेशन मांगती है तो लूकस कहता है कि तुम अभी बेसिक लेवल की चीजें उठा सकती हो, और अगर तुम्हें लोगों को उड़ाना है तो पहले बड़ी चीजें से शुरू करो, जैसे कमरे का फर्नीचर। और वो सभी चीजें उड़ा के दिखाने लगता है कि ये कैसा लगा, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगी। एथी, जिसको अब इस बड़बोले की आदत हो गई है, कहती है, हाँ हाँ, तुम सच में कमाल के हो। कुछ देर बाद दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। एथी को मुश्किल होती है और वो सोचती है कि किससे पूछे। तब उसे एजिकल का याद आता है कि पिछली बार वो उसे सही से अलविदा भी नहीं बोल पाई थी। वो लूकस से कहती है कि मुझे ड्यूक के घर भेजो। लूकस मना करता है कि मेरी पावर्स इन सब फुद्दू चीजों के लिए नहीं है, और पिछली बार तुम्हारे रिक्वेस्ट पर मैंने भेजा था, फिर भी तुम गुस्सा हो गई थी, इसलिए मैं नहीं भेज रहा। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो एथी उसकी दुखती नसों पे हाथ रखती है, उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है, और आखिर जनाब मान जाते हैं। वो मैजिक करता है और एथी सीधे ड्यूक के चिमनी में लैंड करती है। लूकस, मैं तुझे देख लूंगी। तभी उसे एजिकल दिखाई देता है। एथी को देखकर वो कहता है, मिस एंजल। एथी उसे नमस्ते करती है और कहती है कि वो यहाँ मिलने आई है। जब वो उसे उठने में मदद करता है और उसका ड्रेस साफ करता है, वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों का रंग उस दिन से अलग है। इधर एथी को लगा ही था कि कहीं उसकी आंखों की वजह से एजिकल उसे पहचान न ले, इसलिए उसने जाने से पहले लूकस से कहा था कि उसकी आंखों का रंग बदल दे, और इस तरह लूकस उसे अपनी तरह लाल रंग की आंखें देके भेजता है। प्रेजेंट में एथी थोड़ी शर्माती हुई पूछती है, वो उसे इतना घूर क्यों रहा है। एजिकल माफी मांगकर नजरें हटाते हुए उसके फिर से आने का रीजन पूछता है। एथी कमरे में थोड़ी इधर उधर देखते हुए उसे याद दिलाती है कि वो पिछली बार उसे बिना बाय बोले चली गई थी। हैरान होकर के एजिकल पूछता है
क्या तुम सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें बुरा लगा कि मैं बाय नहीं बोल सकी? एथी हाँ कहती है। वो कहता है, क्या बात है, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सुबह से ही मैं दुआ कर रहा था कि काश आसमान मेरी गुहार सुन ले और उस एंजल को मैं दोबारा देख सकूं। इतना सीधा कहने पे एथी शर्मा कर नजरें हटा लेती है। उसी वक्त वो देखती है कि कमरा सफर के सामानों और किताबों से भरा हुआ है। वो पूछती है कि क्या वो जल्दी ही जाने वाला है? एजिक्विल कहता है, हाँ, अटलांटा जाने वाली शिप 2 दिन बाद ही आएगी। एथी सोचने लगती है कि वो मुल्क समुद्र के दूसरी तरफ है, ओबेलिया से बहुत दूर। ये बात एथी को अजीब लगती है क्योंकि वो तो फ्यूचर ड्यूक है। उसके सपने के अनुसार इकलौता वारिस होने के नाते इसे हमेशा सुरक्षित रखा गया है और आगे जेनेट और ये एक साथ खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। ये सब याद करते ही एथी एक सूटकेस से टकराकर गिरने वाली होती है, पर एजिक्विल उसे पकड़ लेता है। जब वो अपने सारे बुक्स एक जगह कर रहा होता है, एथी सोचती है कि कैसे उसका ही नहीं बल्कि सबका फ्यूचर बदल गया है। वो एजिक्विल से पूछती है कि वो कब वापस आएगा। एजिक्विल कहता है, मैं अब तभी लौटूंगा जब प्रिंसेस के लायक हो जाऊंगा। तभी बाहर से एक छोटी सी आवाज आती है, एजिक्विल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो उसे रुकने के लिए कहता है और कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलता है और जेनेट से माफी मांगता है। वो बताता है कि मैं बस पैकिंग कर रहा था। जेनेट पूछती है कि क्या वो किसी चीज में मदद कर सकती है। घबरा कर एजिक्विल बोलता है कि नहीं, इसकी जरूरत अभी नहीं है फिलहाल। फिर वो उसके आने का कारण पूछता है तो जेनेट उसे एक किताब देते हुए कहती है कि वो उसे ये पढ़ के सुनाए। एजिक्विल उसे याद दिलाता है कि ये किताब तो 2 दिन पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो जेनेट उसे अपनी डॉल को फिर से तैयार करने बोलती है। एजिक्विल कहता है, वो तो बालकनी पे सूख रही है क्योंकि सुबह ही तुमने उसे गीला कर दिया था। जेनेट कहती है, तो चलो मेरे साथ ग्रीन हाउस चलो। क्लियरली वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। एजिक्विल थोड़ा सा मुड़ करके एथी को देखता है तो जेनेट पूछती है, क्या हुआ, तुम नहीं आ रहे क्या? नर्वस एजिक्विल बोलता है, 1 सेकंड रुक जाओ। दरवाजा बंद करने के बाद एथी उससे कहती है वो चला जाए। एजिक्विल उसे शुक्रिया बोलता है और वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। गार्डन में चलते हुए एथी उन्हें दूर से देख रही होती है। वो सोचती है, मैं अभी सिर्फ उस जेनेट की आवाज सुनी और इसी से लगता है कि वो कितनी प्यारी लड़की है। उसे याद आता है कि वो हमेशा उसके फ्यूचर विजन वाले सपने में आती थी, एक फरिश्ते जैसी खूबसूरत। उसकी माँ फेनेलोपी ड्यूक की कजन थी और पापा की पहली सगाई उनसे ही हुई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो सेकंड प्रिंस हैं, जिससे कि राजा नहीं बनेंगे, तो उन्होंने सगाई तोड़ दी। लेकिन बाद में जब पापा अपने क्रूएल भाई को मार के राजा बने, तब उन्हें पछतावा हुआ, लेकिन डैड ने उन्हें नहीं अपनाया और मरने से पहले उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया जिसकी आंखें मेरे डैड जैसी थी, और वो लड़की थी जेनेट। फिर इसे ड्यूक ने पाला और वो एक खूबसूरत शरीफ लड़की बन गई। और जब ड्यूक इसका परिचय क्लॉड से करवाता है तो जेनेट ने सबके साथ पापा का भी दिल जीत लिया था और ऐसे एक खुशनसीब राजकुमारी की लाइफ उसने जी। ये सब याद करके एथी सोचती है कि क्या उसे जेनेट से नफरत करनी चाहिए। अचानक लूकस पीछे से आकर कहता है, ये लड़की कौन है? क्या ये किमेरा तो नहीं? एथी हैरान होती है तो लूकस बताता है कि किमेरा मतलब एक बच्चा जिसे काली जादू से बदला गया हो। इधर जब वो ग्रीन हाउस में जा रहे होते हैं, एथी और लूकस छुप कर उनका पीछा कर रहे थे। एथी कहती है, चलो यहाँ से चलें, ये गलत है। पर लूकस उसे शांत करता है और एक मेटल बैरियर बना देता है। लूकस बोलता है कि ये किमेरा मुझे काफी क्यूरियस लग रही है। वो अंदाजा लगाता है कि वो सच में किमेरा हो सकती है क्योंकि उसका खून तो शाही है, पर उसके शरीर में काले जादू की मिलावट भी महसूस हो रही है। ये सुनकर एथी उसे डांट देती है कि किसी बच्ची को किमेरा कहना कितना गलत है। उसकी अजीब बातें सुनकर वो पूछता है कि तुम उसकी तरफ से क्यों बोल रही हो। वो उससे इतना तक पूछ लेता है कि कहीं तुम दोनों बहनें तो नहीं, क्योंकि उनकी आंखों का रंग एक जैसा है। एथी तुरंत बोल देती है कि नहीं, मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं। लूकस कहता है, इसलिए तो हम उसका पीछा करेंगे। एक पियानो के पास पहुंच एजिक्विल जेनेट से पूछता है, तो बताओ तुम्हें कौन सी धुन सुननी है? जेनेट कहती है, तुम कोई भी बजाओ। एजिक्विल पियानो बजाना शुरू करता है और जेनेट उसे ध्यान से देखती रहती है। तभी लूकस और एथी भी वहां आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जेनेट अचानक से रोने लगी थी। एजिक्विल ये देखकर पूछता है कि क्या हुआ। वो रोते हुए बोलती है कि वो उसकी पियानो की धुन हमेशा सुनना चाहती है। एजिक्विल भारी दिल से बताता है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो विदेश में जाकर पढ़े। जेनेट बोलती है कि मैं चाचा जी से बात करूंगी ताकि वो उसे बाहर न भेजे, पर एजिक्विल समझाता है कि ये मेरा खुद का भी फैसला है। आंसुओं में डूबी जेनेट उससे पूछती है कि क्या वो बस उसकी एक बात और नहीं मान सकता। वो माफी मांगकर बोलता है कि इस बार वो उसकी बात नहीं मान सकता। जेनेट रोते हुए बोलती है कि उसके पास सिर्फ वही है और अगर वो भी चला गया तो वो अकेली हो जाएगी। एजिक्विल उसे शांत करने की कोशिश करता है कि वो हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है, वो उसे चिट्ठी लिखा करेगा, पर जेनेट रोना बंद नहीं करती। ये देख करके एथी समझ जाती है कि जेनेट को भी दर्द भरी जुदाई का सामना करना पड़ेगा। उसे याद आता है कि जब उसने भी अपने पिता को रोकने की कोशिश की थी तो कुछ भी नहीं बदला था और वो अकेली रह गई थी। वो सोचती है कि हम दोनों ही अपने अपने माँ बाप के प्यार से दूर पले हैं, वो भी मेरी ही तरह है। शायद मैं उसे गलत समझती आ रही थी।
इसी दौरान उसके दिल में अचानक जोर से इच्छा उठती है कि वो भी अपने डैड से मिले और उन्हें जोर से गले लगाए। तभी लूकस पूछता है कि क्या तुम फ्यूचर देख सकती हो? एथी घबरा कर बोलती है बिल्कुल नहीं। लूकस मजाक में बोलता है कि सही में, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम नॉर्मल लड़की नहीं लगती। खैर छोड़ो, चलो अब घर चलते हैं। पर अपने मन में वो सोच रहा होता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लड़की फ्यूचर को किस तरह का बनाएगी। घर पहुँचते ही एथी भागते हुए अपने डैड को हक करके गोद में लेने बोलती है। फेलिक्स हैरान होकर पूछता है अचानक क्या हुआ आपको? एथी बोलती है मैं जादू सीखने में बहुत बिजी थी, इसलिए हम दोनों मिल नहीं पा रहे थे और अचानक मेरा दिल किया कि मैं इनसे मिलूं। क्लॉड बोलता है कि शायद तुम अपना सोच से ज्यादा मेहनत कर रही हो। वो मानता है कि शुरू में वो सोचा था कि अगर वो हार मान लेती है तो वो उसे छोड़ देगा, पर अब वो उसकी हिम्मत देख चुका है, इसलिए वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये सुनकर एथी को सुकून मिलता है और वो पूछती है क्या आप हमेशा मेरे से इतना प्यार करेंगे? क्लॉड हैरान होकर कहता है ये कैसा सवाल है? एथी बोलती है नहीं, मैं बस जानना चाहती थी। क्लॉड मुस्कुराकर बोलता है कि वो उसे हमेशा प्यार करेगा बिना कोई शक के। रात को एथी अपने बिस्तर पर लेटे अपने डायरी में लिखती और ड्राइंग्स बना रही थी। वो सोचती है कि ये कितना अजीब है ना, उसने जिन लोगों को सपने में देखा था असली जिंदगी में तो वो सपनों से बिल्कुल अलग निकले। उसके पिता उसे कभी बोझ नहीं मानते, एजिक्विल भी अपने पिता जैसा नहीं है और जेनेट वो भी बस किसी के प्यार की मीरा बनी हुई है। सब लोग बिल्कुल अलग हैं जैसा वो सोचती आई थी। वो खुद से कहती है कि शायद मैंने ही सपनों वाले फ्यूचर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। दूसरी तरफ लूकस महल के छत पर बैठा होता है किस्मत के धागे हिलाते हुए कि नियति हर बार बदल रही है। वो सोचता है कि मैं अब ये जानने को उत्सुक हूँ कि कहाँ जाकर के इस छोटी राजकुमारी की कहानी खत्म होगी। सीन शिफ्ट होता है अब कुछ सालों बाद। एथी बताती है कि ओवेलिया एम्पायर में 14 साल की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब राजकुमारी पहली बार शहर में अपना डेब्यू करती हैं और सबके सामने अपना डांस पेश करती हैं। एथी अब बड़ी हो चुकी है और अपने डेब्यू के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, जो 1 महीने बाद होने वाला है। प्रैक्टिस खत्म होते ही उसकी गुरु से बोलती हैं कि वो अपना डांस पार्टनर चुनना शुरू करे। तभी हम उसके कमरे में देखते हैं जहाँ वो अपने पॉसिबल पार्टनर्स की तस्वीरें देख करके कंफ्यूज होती है। थोड़ा रिलैक्स होते हुए वो बताती है कि 5 साल की उम्र से ही उसके पापा हर साल उसके बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट देते आए हैं, पर कभी भी उसके जन्मदिन पे नहीं आए। वो खुद से मानती है कि शायद वो इसलिए उस दिन को सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि उसी दिन मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी भी है। तभी लूकस आता है और तस्वीरों को देखकर मजाक में पूछता है कि क्या उसने अपने लिए बंदर चुन लिया। ये सुनकर एथी इरिटेट हो जाती है और तस्वीर रख करके विंडो की तरफ चल देती है। लूकस कंफ्यूज होकर के पूछता है कि क्या बात है, क्या कोई भी पसंद नहीं आया? एथी तंग आकर के बोलती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो, मेरे पास सोचने को बहुत कुछ है। लूकस समझ जाता है कि वो अपना बर्थडे अपने पापा के साथ बिताना चाहती है और उसे बोलता है कि वो उनसे कह क्यों नहीं देती। एथी नीचे देख करके कहती है कि ये मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है। उसके चेहरे की हालत देख करके लूकस चुप हो जाता है और उसके कहने पे कि मुझे अकेला छोड़ दो वो चुपचाप चला जाता है। बाद में एथी अपने पापा के साथ वक्त बिता रही होती है। क्लॉड उससे पूछता है कि उसने डांस पार्टनर चुन लिया। वो याद दिलाता है कि ये उसका पहला डांस होगा और उसका पार्टनर कोई ऐसा होना चाहिए जो उसकी शान बढ़ाए। वो बोलता है कि अगर तुम नहीं चुन पा रही तो मैं खुद किसी को चुन लेता हूँ। एथी बीच में रोक कर कहती है कि वो जल्दी डिसाइड कर लेगी, जिससे क्लॉड थोड़ा उदास हो जाता है। वो टॉपिक चेंज करता है और पूछता है तो बताओ इस साल बर्थडे पे तुम्हें क्या चाहिए। लूकस की बात याद करते हुए एथी हिम्मत जोड़ करके कहती है कि वो बर्थडे उनके साथ बिताना चाहती है। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद क्लॉड इस सवाल को इग्नोर कर देता है और कुछ और मांगने बोलता है। अपनी विश पूरी ना होती देख एथी बोलती है छोड़िए कोई बात नहीं, रोज का आपका टाइम देना ही मेरे लिए काफी है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। बगीचे में चलते हुए फेलिक्स उसके साथ जा रहा था तो एथी पूछती है क्या मैं थोड़ा सेल्फिश हो रही हूँ? फेलिक्स कहता है बिल्कुल नहीं, आप उनकी बेटी हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, पर आपको तो पता है ना हर साल उस दिन महल के दरवाजे बंद होते हैं और किसी को उनके पास नहीं जाने दिया जाता। फिर वो पूछता है कि क्या आपने डांस पार्टनर चुन लिया? एथी मजाक में पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? फेलिक्स तुरंत घबरा जाता है क्लॉड को याद करते हुए। वो बोलता है क्या नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, आपको थोड़ा ऊंचे ओहदे वाले इंसान को चुनना चाहिए। रात में जब लिली उसके बाल बना रही होती है पूछती है कि क्या उसने पापा को अपना डांस पार्टनर चुनने के बारे में सोचा है, क्योंकि आजकल लोग अपनी उम्र के पार्टनर ही चुनते हैं और कम ही लोग अपने गार्जियंस को वैल्यू देते हैं। आपके पापा आपसे प्यार करते हैं और शायद वो भी ऐसा चाहते हो। ये सुनकर एथी को याद आता है कि पापा कुछ तो बोलने वाले थे पर उसने बीच में ही उन्हें रोक दिया था। अब वो सोचती है कि शायद हो सकता है पापा ही मेरे डांस पार्टनर बनना चाहते हो। कुछ दिनों बाद एथी प्राइवेट रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है। लूकस अचानक से आ जाता है जिससे वो इतना घबरा जाती है कि गिर ही पड़ी थी। बेवकूफ, अपने मैजिक से खुद को तो बचा लिया करो। इरिटेट हो एथी कहती है मुझे नीचे उतारो, क्या तुम मेरा मजाक बनाना कभी बंद नहीं करोगे? यहाँ तभी उसके पैरों में चोट देखता है और उसे हील करते हुए कहता है माफ करना, मुझे तुम्हें अपने डैड से डायरेक्ट बात करने वाला सजेशन नहीं देना चाहिए था। एथी हैरान होती है उसकी बातों से कि पहली बार लूकस उससे माफी मांग रहा है।
वो कहती है कोई नहीं, पर माफी तभी मिलेगी जब तुम मेरे डांस पार्टनर बनके प्रैक्टिस करवाओगे। लूकस उसे हाथ देता है, तभी एक मेड देख कहती है ओ तो राजकुमारी को उनका डांस पार्टनर मिल गया, मैं सबको जा रही बताने। एथी उसे रोक कहती है मेरा स्वीट्स तो देके जाओ। और इधर लूकस हंसने लगता है। एथी गुस्से में पूछती है कि वो हंसा क्यों। लूकस बोलता है मेरा दिल किया तो हंस लिया, मैं अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहता हूँ और इस चीज को तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। तो जाओ अपने डैड को वो सब बताओ जो वो सच में फील करती है। सीधी बात में बोलूं तो अपने दिल की सुनो। ये बात सुन के एथी सोच में पड़ जाती है, इसलिए उसी रात वो डिसाइड करती है कि वो ये करेगी। अगले दिन वो अपनी जिंदगी नॉर्मल चलाती है, डांस का रिहर्सल में जाती है, लूकस के साथ मैजिक पढ़ती है और फ्री टाइम में अपने रूम में बंद हो जाती है। ये आखिरी बात सभी को हैरान कर देती है कि ये इन दिनों कितने बिजी हैं। खास करके फेलिक्स हैरान होता है क्योंकि वो बाप बेटी संवाद को भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आजकल। इधर हम एथी को देखते हैं जो एक पेंटिंग बनाने में लगी थी। कई दिनों बाद उसे क्लॉड के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है और खाना खाने वक्त वो बोलती है पापा आपके साथ खाने पे खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। ये बात क्लॉड को थोड़ा अजीब लगती है और वो पूछता है क्या ये बात सच नहीं है कि तुम मुझसे नाराज थी इसलिए मिलने नहीं आ रही थी। एथी कहती है ऐसा नहीं है और बताती है कि दरअसल मैं आपके लिए एक गिफ्ट बना रही थी। क्लॉड बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर एथी कहती है आप हमेशा मुझे बर्थडे पे गिफ्ट देते आए हैं तो इस साल वो रोल बदलना चाहती है। क्लॉड पूछता है कि क्या गिफ्ट तैयार है। एथी कंफर्म करती है और तभी मेड्स एक पेंटिंग उठा करके ले आती हैं, जिसमें वो एक फैमिली की तरह दिखते हैं अपनी गुजर चुकी बीवी के साथ। क्लॉड ये पोर्ट्रेट देख करके हिल जाता है। वो उसका हाथ मैजिक से साफ करता है और चुपचाप रहता है। तभी एथी बोलती है कि जैसे आप मेरे खुशी का ख्याल रखते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा खुश रहें, तो क्या आप मेरे पहले डांस में पार्टनर बनेंगे। दिन बीत जाते हैं और एथी का बर्थडे आ जाता है। सब उसका बर्थडे एक पार्टी के साथ मनाते हैं। सारी मेड्स और पैलेस का स्टाफ अपने गिफ्ट देते हैं। रात को अपने रूम में वो सोच रही होती है कि आज का दिन कितना मजेदार था। तभी उसका पेट आता है और उसके साथ लूकस भी, जो पूछता है कि क्या उसने मजा किया। एथी उसे डांट भरे अंदाज में बोलती है कि वो उसकी पार्टी में क्यों नहीं आया और मेरा गिफ्ट कहाँ है। लूकस बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और 3 तक गिनो। एथी ऐसे ही करती है और हम देखते हैं कि वो आसमान में अपनी मैजिक छोड़ता है। जब वो गिनती पूरी करती है तो ये रात चमकीले भरे पटाखों से नजर आता है। इसको देख करके वो लूकस का शुक्रिया अदा करती है। कुछ पलों के लिए सही वो लूकस को एक अलग नजर से देखती है, पर फिर नजरें हटा करके फायरवर्क्स देखने लग गई थी। एथी बोलती है कि 2 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना। अब मेरे आसपास ज्यादा लोग हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। मैं सही में खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं इन सभी से मिली, और अब चूंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये खुशी अपने डैड के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। इधर हम क्लॉड को देखते हैं जो उस पेंटिंग को देख रहा होता है जो एथी ने बनाई थी। वो अपनी बेटी के साथ बिताए उन सभी पलों को याद करता है और उसे थैंक्स भरे अंदाज में एक स्माइल देता है। अचानक सीन चेंज में हम देखते हैं कि जेनेट सभी के सामने पेश की जाती है और एथी निराश से देख रही होती है। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनते हुए जैसे जैसे वो सुनते जाती है उसे लगता है कि जैसे उसके पापा उससे दूर होते जा रहे हैं। अचानक वो सपने से उछलकर उठ जाती है, सांस फूली हुई, और बेड पर बैठकर वो सोचती है काफी वक्त हो गया उसे ऐसा सपना आए। अपने रोज के रूटीन के साथ चलते हुए वो डांस प्रैक्टिस में होती है, पर गलती से फिसलकर गिर जाती है। टीचर उसे उठाती हैं और नरम अंदाज में बोलती हैं कि जरा ध्यान रखो क्योंकि डांस जल्दी है। राजा और नोबल्स सब उससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। ये बातें एथी को और ज्यादा परेशान करती हैं, पर वो जवाब देती है कि हाँ, मेरे लिए भी वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने पापा से जवाब ना मिलने की चिंता में वो डिसाइड करती है कि बेहतर यही होगा कि ज्यादा ना सोचे और प्रैक्टिस पे ध्यान दे। इस तरह वो उठकर फिर से डांस करने लगती है। महल की मेड्स नोटिस करती हैं और उसकी तबीयत को लेकर परेशान हो जाती हैं। वो लिली से राजकुमारी के पास जाने को बोलती है कि वो उनसे बात करें कि वो खुद को इतना फोर्स नहीं करें। तभी एक और मेड आती है और बताती है कि दूत समाचार लेके आया है। ये सुनते ही लिली उन्हें बोलती है कि ये तो एथी के लिए ही है। फिर वो सब उसके रूम में जाते हैं और बताते हैं कि आखिर में महाराज ने हाँ कह दिया और साथ ही ड्रेस और एसेसरीज भी भेजे हैं। ये सुनकर एथी बहुत खुश होती है और तुरंत सारा ट्राई करने लग जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लूकस को केक से लुभाने की कोशिश कर रही होती है और उसकी तारीफ में दुनिया भर की बातें किए जा रही थी। लूकस उसके इरादों को समझ जाता है और पूछता है क्या काम है। तब एथी उसे बोलती है कि वो उसके साथ प्रैक्टिस करे अपनी एडल्ट फॉर्म में आके। लूकस सीधा मना कर देता है और बोलता है कि पिछली बार तुमने मेरे पैरों को तबला समझ के जो बजाया है ना, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ डांस करने किसी भी फॉर्म में। एथी थोड़ी घबराहट में उससे वादा करती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, अब कहाँ पैर रखना है मैं सीख गई हूँ। लूकस फिर भी मना कर देता है और प्रैक्टिस के लिए एक पेपरमैन बना देता है कि इसके साथ करो। गधा बोल के एथी उस पेपरमैन के साथ प्रैक्टिस करने लगती है, पर वो उसके पैर पे भी पैर रख देती है जिससे कि दोनों गिर जाते हैं। थकी हुई वो सोचती है कि शायद फेलिक्स से इस बारे में हेल्प लेना चाहिए। लूकस कहता है तुम क्या चाहती हो, वो बेचारा आदमी मारा जाए, क्योंकि उसने भी महसूस किया है कि उसका बाप कितना हानिकारक है। एथी कहती है
बंद करो अपना बकवास। वो सोचती है किसके साथ प्रैक्टिस करूं। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी लंबी यात्रा से लौट चुका होगा। लूकस के कान खड़े हो जाते हैं और वो पूछता है क्या वो एजिक्विल की बात कर रही। एथी कहती है सही पकड़े हैं और शुरू करती है बताना कि वो अटलांटा एकेडमी से पढ़ के आया पहला स्टूडेंट्स में से एक है। लूकस कहता है हाँ ये बढ़िया आइडिया है। वो पूछता है क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है। थोड़ा सोच कर एथी कहती है हाँ, और वो ये भी कहती है कि वो 7 साल बाद कैसा दिखता होगा। ये सुनते ही लूकस का मूड बदल जाता है और एक चुटकी से उसे उड़ा देता है, ये कहते हुए कि अगर उसे देखने की इतनी इच्छा हो रही है तो अभी जाओ। इस तरह हम देखते हैं कि एथी दोबारा वैसे ही अंदाज में एजिक्विल की बाहों में गिरती है। वो पूछता है क्या आप ठीक हैं? आपको सरप्राइज देना पसंद है क्या? वैसे मुझे भी मिस एंजल को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसके उतारने के बाद वो कहता है कि 7 साल हो गए ना आखिरी बार हमें मिले। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी हम वापस मिलेंगे और इसीलिए आपको मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही होगी। एथी सोचती है कि कैसे वो खुद को इतना खुश दिखा लेता है। एजुकिल सोचता है कि शायद वो उसे याद नहीं है। वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आप कितनी बदल गई हैं। वो जवाब देती है इस पर कि हाँ वो भी बहुत बदल चुका है, लेकिन तुमने पहली नजर में पहचान लिया। तभी हम जेनेट की आवाज सुनते हैं जो एजुकिल को ढूंढ रही होती है। एजुकिल कहता है मुझे जाना होगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ बढ़ने लगता है तो जिद करती है कि मुझे छोड़ दो और उसके साथ जाओ, पर एजुकिल कहता है कि मैं ये मौका नहीं खोना चाहता। जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो हम एक फूलों का खेत देखते हैं। वो बताता है कि मैं हमेशा यहाँ आया करता था जब भी मैं अकेला रहना चाहता था और उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। एथी पूछती है कि वो क्यों ऐसा करता था और एजुकिल कहता है मुझे भी नहीं पता, सिर्फ एक ही बार तो मैंने तुम्हें देखा था, वो भी कुछ पलों के लिए। एथी मुस्कुराती है और पूछती है कि अटलांटा कैसा रहा। वो कहता है बहुत ही अच्छा। पहले तो नहीं लगा था कि मैं टिक भी पाऊंगा, पर फिर मैंने 7 साल की पढ़ाई 6 महीने में ही कंप्लीट कर ली। एथी पूछती है कि क्या वहाँ का कोई मजेदार किस्सा भी है। वो कहता है हाँ है ना, और बताता है कि शुरुआत बहुत मुश्किल थी। ड्यूक का बेटा होने के नाते सब उसके बारे में बात करते थे। वो मुझे छेड़ते थे कि क्या मुझे यहाँ की भाषा आती है, और जब मैं नहीं बोल पाता था ठीक से तो मेरा मजाक भी उड़ाते थे। इसीलिए उसने जितना हो सके पढ़ाई की ताकि क्लास की रफ्तार पकड़ सके। टीचर से सीखा, बहुत सी किताबें पढ़ी, सब कुछ उसके लिए फैसिनेटिंग था। और जब मैंने 1 साल पहले ही ग्रेजुएशन कर ली तो सबने तारीफ किया, वो मजाक उड़ाने वाले भी, और रुकने का निवेदन भी किया, लेकिन मैं वापस अपने देश लौटना चाहता था। वापस आने पे मैंने ड्यूक का घर संभाला और अब अपने परिवार के सम्मान को संवारने में लगा हूँ। एथी सोचती है कि ये कितना कॉन्फिडेंट है, जबकि इस पर कितना दबाव था उस समय। वो सोचती है कि यहाँ हर एक शख्स के अपने अफसाने हैं, इसलिए वो भी मेहनत करेगी। एजिक्विल एक और वजह बताता है जल्दी लौटने का। वो उसकी बालों में एक फूल डालकर कहता है और मैं कोई खास शख्स को खोना भी नहीं चाहता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि लूकस की जादू उसके चारों तरफ घूमने लगती है। जाने से पहले एजुकिल बताता है कि अगली बार वो उससे मिलने आएगा, और इस तरह हम एथी की फिर से घर वापसी देखते हैं। वापस आकर एथी लूकस से शिकायत करती है कि क्यों वो जब चाहे तब भेज देता है, जब चाहे तब बुला लेता है, हालांकि वो ये सोच रही होती है कि एकदम सही समय पर बुलाया तुमने। लूकस चुपचाप उसे देखता रहता है। एथी पूछती है क्या ऐसी शक्ल क्यों बनाए हो। लूकस कहता है कि जैसे मैं गुस्सा दिख रहा हूँ। एथी कहती है हाँ। लूकस कहता है हाँ मैं थोड़ा नाराज जरूर हूँ। एथी इस पर गुस्सा हो कहती है कि नाराज तो मुझे होना चाहिए। लूकस बीच में बोल पड़ता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। एथी कुछ समझ नहीं पाती तो वो उसके सर पे मार कहता है अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, जिससे एथी हैरान रह गई थी। थोड़ी देर बाद हम उसे फिर से डांस की प्रैक्टिस करते देखते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने पे टीचर उसकी तारीफ करती हैं कि उसने एक परफेक्ट डांस किया है और कहती हैं कि कल अपने डेब्यू में ऐसा ही करना। गुड लक के साथ ये सेशन खत्म होता है और एथी धन्यवाद करती है और जल्दी ही आराम करने चली गई थी, क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ उसके सारे मेहनत का फल मिलेगा। रात को एथी आईने में अपने आप को देख कर लिली से पूछती है क्या आपको लगता है कि सब लोग मुझे कल डेब्यू में राजकुमारी के रूप में स्वीकार करेंगे। लिली यकीन दिलाती है कि हाँ सब उसके अदा पे फिदा हो जाएंगे। इस बात पे वो हंस पड़ती है। एथी कहती है मैं अंदर से अभी थोड़ी परेशान हूँ, पर आपकी वजह से ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करती हूँ। लिली कहती है तुम बहुत बदल गई हो। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम इतनी छोटी सी थी कि मुझे तुम्हें बाहों में लेने से भी डर लगता था, और अब देखो एक खूबसूरत राजकुमारी बन गई हो। एथी कहती है आप ये सब क्यों याद कर रही हैं। लिली कहती है तुमने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई और जादू दोनों में, जिस वजह से लूकस का भी रिस्पेक्ट अर्न किया तुमने, और तुम डांस क्लासेस में भी कभी पीछे नहीं रही। एथी कहती है मुझे शर्म आती है जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो, पर लिली कहती है पर हमें तो गर्व होता है तुम पे। लिली श्योर करती है कि तुम तो अब मैजिक भी कर लेती हो, इसलिए सब कुछ ठीक ही जाएगा। फिर वो उसे गुड नाइट किस दे के चली जाती है। अब सोते हुए एथी सोच रही थी कि कल उसका डेब्यू और डांस है,
ये सपनों में नहीं हुआ था, लेकिन शायद उसकी सारी कोशिशें उसकी किस्मत बदल दी हैं। वो सोचती है कि क्या वो ऐसी बेटी बन सकती है जिस पे उसके पापा प्राउड करे। सीन शिफ्ट होता है और आज समाज में एथी का डेब्यू का दिन है। सारी मेड्स उसे तैयार कर रही होती हैं। नाखून घसना, बाल धोना, सुगंधित तेल, परफ्यूम और हर तरह की जादुई तैयारियां भी। एथी लिली से पूछती है कि क्या 3 बजे सुबह से ही शुरू करना जरूरी था। लिली कहती है क्योंकि इवेंट इतना बड़ा है, बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं। नहाने के बाद उसके बालों का स्टाइल, मेकअप, कपड़े और सब कुछ भी तो करना रहता है। एथी को यकीन नहीं होता कि इस चीज के लिए तैयार होना इतना मुश्किल होता होगा। थोड़ी देर बाद क्लॉड और फेलिक्स आ जाते हैं और सीढ़ियों पर एथी को तैयार देखते हैं। फेलिक्स तारीफ करता है कि राजकुमारी कितनी खूबसूरत और चमक रही है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं ना महाराज? क्लॉड अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो कभी भी उसे इस तरह फॉर्मल कपड़ों में नहीं देखा था। पास आकर वो उसे ग्रीट करती है और उसके साथ चलने के लिए उनका शुक्रिया कहती है। रात को सारे नवाब महल में जमा हो रहे होते हैं। क्लॉड और एथी हॉलवे से गुजरते हुए उस रूम के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंदर से आ रही आवाजें सुनकर एथी घबरा रही होती है। सोचती है कि कहीं सपनों जैसी कोई बुरी चीज ना हो जाए। क्लॉड उसे सोचते हुए देख पूछता है क्या हुआ। वो कहती है नहीं, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ। क्लॉड कहता है ये बात वो बहादुर लड़की कह रही है जिसने मेरे गाल खींचने की हिम्मत की थी। ऐसी कहती है अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। क्लॉड कहता है अगर तुम्हें इस बात से घबराहट हो रही है कि लोग तुम्हें देखेंगे तो कहो मैं सबके सर झुका देता हूँ। एथी मना कर देती है और कहती है कि आज तो सिर्फ उसका ही डेब्यू नहीं है, बल्कि मेरे किंगडम के लोगों का भी तो मेरे सामने डेब्यू होगा, और आप जब मेरे साथ है तो फिर क्या बात है। सीन जेनेट के रूम में शिफ्ट होता है। ड्यूक अंदर आता है बताने की इवेंट शुरू होने वाला है। जेनेट उठकर पूछती है कि क्या वो अपने पिता और बहन से आज मिल पाएगी। ड्यूक कहता है हाँ, बस वो सही वक्त का इंतजार करे ताकि मैं महाराज से बात शुरू कर सकूं, और तब जाके ये प्यारी राजकुमारी अपनी इंपेरियल फैमिली में वापस चली जाएगी। जेनेट रो पड़ती है और कहती है कि पता नहीं मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। ड्यूक कहता है बस तब तक यहीं रुक के इंतजार करो। इधर क्लॉड एथी के साथ सभी के सामने आ जाता है और सब लोग राजकुमारी की खूबसूरती और महाराज के शान की बात कर रहे थे। एथी सबको मुस्कुरा करके ग्रीट करती है। फिर हॉल में बाप बेटी डांस के लिए तैयार होते हैं। क्लॉड कहता है तो शुरू करें। एथी उनका हाथ पकड़कर डांस शुरू करती है। डांस करते वक्त वो बताती है कि सबने कैसे मेरे डांस प्रैक्टिस की बहुत तारीफ की है, लेकिन तभी वो गलती से क्लॉड के पैर पे पैर रख देती है। क्लॉड थोड़ा रुकता है पर फिर ध्यान नहीं देता। एक स्पिन में एथी फिसल जाती है, लेकिन क्लॉड उसे संभाल कर हवा में उठा लेता है। सब हैरान रह जाते हैं ये कहते हुए कि ये तो किसी पेंटिंग जैसा पोज लग रहा है। क्लॉड उसे नीचे उतारकर पूछता है कि क्या ये वही स्टेप्स हैं जिनकी लोगों ने तारीफ की थी। एथी शर्म से पानी पानी हो जाती है, पर क्लॉड उसे रिलैक्स रह के फॉलो करने को कहता है। दोनों डांस कंप्लीट करते हैं और उन्हें सबकी तालियां भी मिलती हैं। आखिरी में एथी एक राउंड लेकर के अपना डांस खत्म करती है और फिर क्लॉड उसे बधाई देता है और कहता है अब जाओ जाके अपनी उम्र के लोगों के साथ एंजॉय करो। एथी शुक्रिया कह के निकल जाती है। बाकी मेहमान खाना ठूसने और बातचीत में लग जाते हैं। एथी एक लड़की से बात करती है जो कहती है आप दोनों का डांस सही में मेमोरेबल रहेगा। तभी वो ड्यूक को सीढ़ियां चढ़ते देखती है और सोचती है कि क्या वो उसके पिता को ढूंढने जा रहा है, और जेनेट भी अभी तक नहीं आई। क्या वो उसे अपने सपनों की बेटी की तरह प्रेजेंट करने वाला है? पर एथी नहीं चाहती थी कि ये हो। तभी एक लड़का उससे बात करने आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा ग्रुप उसके आसपास जमा हो जाता है कि प्लीज राजकुमारी हमारे साथ बस एक स्टेप करिए ना। एथी शुक्रिया कह के मना करने लगती है, लेकिन पीछे हटते वक्त वो किसी से टकरा गई थी। वो एजिक्विल होता है। वो कहता है मिलकर खुशी हुई। एथी सोचती है क्या इसने पहचान लिया। एजिक्विल सबको बताता है कि उसने पहले ही राजकुमारी से डांस करने का परमिशन ले रखा है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि हमें नहीं पता था। राजकुमार एजिक्विल उससे माफी मांग करके वो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि क्या आप मुझे मौका देंगे मिस एंजल। एथी को पक्का हो जाता है कि वो उसे सही में पहचान चुका है। जब दोनों डांस कर रहे होते हैं, क्लॉड इन्हें देख रहा होता है। तभी ड्यूक पास आता है और कहता है ऐसी पार्टी में कितनी चमक रही है ना, आपका और कोई बेटा या बेटी होता तो आपका और भी नाम रोशन करता। क्लॉड तंग आकर के पूछता है कि क्या वो सिर्फ ऐसे ही फालतू बात करने के लिए मेरे पास आता है, इसीलिए मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती। ड्यूक कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी उम्र की लड़कियां आमतौर पर नाजुक होती हैं, इसलिए उनके लिए बुरी बात नहीं होगी अगर वो अपनी उम्र की कोई और लड़की की दोस्त बने। वो कहता है कि वो एक ऐसी लड़की को अपनी बेटी जैसा ही पाला है जो बहुत ही आज्ञाकारी, मीठी और नरम तबीयत की है। जब वो ये सब कह रहा होता है, क्लॉड पार्टी में एक मिस्टीरियस पर्सन को घूमते देखता है। ध्यान से देखने पे उसे लगता है कि जैसे वो उसे पहचानता हो, लेकिन वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया था।
इधर ड्यूक की बकबक से परेशान होकर क्लॉड उसे रोकता है और याद दिलाता है कि आज एथेनेसिया का समाज में डेब्यू का दिन है, तो सिर्फ उसकी बात होनी चाहिए। इसी वक्त एथी एजिक्विल के साथ डांस करके रुकती है। एजिक्विल उसका शुक्रिया अदा करता है ये मौका देने के लिए। इसके बाद एथी को याद आता है कि उसके पास अपने पिता के लिए एक तोहफा है। वो सबका अटेंशन अपनी ओर मांगती है और फिर मैजिक से उस सीलिंग को तारों भरे आसमान की तरह बदल देती है। फिर कुछ तितलियां मिलकर के एक फूल बनाती हैं जो खुलकर एक औरत की तस्वीर दिखाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और ज्यादा इसलिए क्योंकि वो तस्वीर महारानी डियाना की होती है। एथी पियानो बजाना शुरू करती है और ये वही धुन होती है जिसमें उसकी माँ क्लॉड को डांस के लिए इनवाइट किया करती थी। सुरों के साथ दोनों सारे मेहमानों को अपना डांस दिखाते हैं। डांस के बाद एथी अपने पिता से कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि आज के दिन उसकी माँ और पिता भी दोनों इस चीज को एक्सपीरियंस करें, और ये कहकर वो काफी खुश होती है। सब उसकी तारीफ में तालियां बजाते हैं। कुछ कहते हैं कि ओबेलिया की उत्तराधिकारी से हम कुछ ऐसी ही उम्मीद रखते हैं, कुछ कहते हैं कि वो सही में खास है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि वो ड्यूक चुपचाप पार्टी से निकल जाता है। दूसरी तरफ ड्यूक की हवेली में जेनेट फायरवर्क्स को देख कहती है, लगता है डांस डेब्यू खत्म हो गया। वो सोचती है क्या मैं कभी अपने पापा और बहन से मिल भी पाऊंगी। इधर कैरेज से सभी महल को जा रहे होते हैं और क्लॉड उसे प्रेजेंट देते हुए कमाल के डेब्यू के लिए बधाई देता है, साथ ही उसे आज बर्थडे विश करता है। एथी हंसते हुए कहती है, ये बहुत ही फनी है पापा। इधर हम ड्यूक के मेंशन में उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं। ड्यूक उसे डांट लगाता है कि वो इवेंट में क्यों आया था, अगर उसे पकड़ लिया जाता तो। वो शख्स उसे शांत करता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। तभी जेनेट दरवाजा खटखटाती है और वो गायब हो जाता है। ड्यूक उसे अंदर आने देता है और वो पूछती है क्या हुआ। ड्यूक कहता है, देखो आज का दिन सभी का ध्यान सिर्फ एथेनेसिया के डेब्यू पे था, वो थोड़ा और सब्र करे। जेनेट उदास होती है मगर वो अपने इमोशंस को छुपाकर कहती है, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि वो एक दिन अपने पिता और बहन से जरूर मिलेगी। उधर एथी अपने कमरे में खुशी खुशी अपने डैड का दिया प्रेजेंट खोल रही होती है। उसमें एक रिबन के साथ चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खुश रहने का विश करता हूँ। उस रात एथी सो नहीं पाती, सोचती रहती है कि सब कितना अच्छा हो रहा है और सपनों में जो कुछ होता था उसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी वो सोचती है कि उसके पिता और ड्यूक में आखिर क्या बात हुई होगी। तभी लूकस आता है और कहता है कि तुम उदास क्यों रहती हो, कुछ इवेंट में हुआ है क्या। एथी कहती है, नहीं कैसे, तुमने जरूर महाराज के साथ साथ किसी और का भी पैर कुचल दिया होगा। लूकस उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाता है कि हाँ ये सच्ची बात है ना, और हंस पड़ता है। एथी कहती है कि वो बस घबराई हुई थी, लेकिन अंत भला तो सब भला। तभी उसके दिल में तेज दर्द होता है और वो नीचे गिर पड़ती है। लूकस उसे पकड़ लेता है और अपनी मैजिक से उसकी शक्तियों को संभालता है। उसकी इमोशंस जल्दी जल्दी बदल रही थी जिससे उसका जादू पूरे शरीर में फैल गया था। एथी समझ नहीं पाती कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। लूकस बताता है कि वो बहुत नाजुक है इसीलिए, और कल से बिना शिकायत के मैजिक की ट्रेनिंग शुरू करेगी। वो अपनी मैजिक से उसे बेड पर वापस सुलाता है और एथी सोचती है कि क्या वो इसलिए यहाँ आया क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है, और उसे गुड नाइट कहती है। जाते हुए लूकस थोड़ा पछतावा करता है कि उसे मैजिक का यूज करना पड़ा, जबकि अभी अभी वो पूरी तरह से ठीक हुआ था। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि अगर ये लड़की उससे नहीं टकराती तो अभी वो क्या कर रहा होता। उसका बुरा हिस्सा कहता है कि वो इस चीज से थक चुका है और अगर वो यहाँ रहता है तो कभी अपनी पूरी शक्ति वापस हासिल ही नहीं कर पाएगा। पर उसका अच्छा हिस्सा कहता है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, वो जरूर मर जाएगी। वो दोनों आपस में फेटाफेटी करने लगते हैं और लूकस गहरी सांस लेकर के उन्हें नजरअंदाज कर देता है। सोचता है कि वो थोड़ा और समय दे सकता है क्योंकि ये सब उसे मजेदार लगता है। अगले दिन एथी को बहुत सारी लेटर्स मिलती हैं जो शहर के नवाबों ने भेजी होती है उसे अपने पार्टीज में बुलाने के लिए। मेड उसे सलाह दे रही होती है कि मार्कस और रिन की पार्टी एक्सेप्ट करिए क्योंकि मैंने सुना है कि उनके बेटे बहुत ही हैंडसम हैं और उनका फ्यूचर भी सेट है। लड़कियों को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तभी लिली आकर के चीजें शांत करती है और एथी को सलाह देती है कि अगर वो बस दोस्ती बनाना चाहती है तो उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से एथी सोचती है कि क्या ठीक होगा अगर वो इस तरह की पार्टीज अटेंड करे तो। आखिर मैं कभी महल से बाहर नहीं गई हूँ, इसीलिए अपने डैड से वो पूछने का सोचती है। फिर हम उन्हें झील के पास देखते हैं और वो इस पर सीधा नहीं कहता है। एथी उससे पूछती है कि इतनी जल्दी मना क्यों कर दिए। इसके जवाब में क्लॉड को याद आता है कि पार्टी में कई लड़के उसके आसपास घूम रहे थे। इन सब से जलन में वो अपने फैसले को और पक्का कर देता है। उसे मनाने का तरीका ढूंढते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि दोनों साथ में फूल तोड़ते हैं, शायद इससे वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे और फिर क्या पता मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दे। वो झील में एक कमाल का फूल दिखाती है कि वो कितना खूबसूरत है ना। क्लॉड उसे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद आया। एथी हाँ में सर हिलाती है, पर क्लॉड थोड़े ठंडे अंदाज में कहता है तुम्हारा पसंद सही में बेकार है। एथी उदास हो कहती है पापा वो फूल बहुत खूबसूरत है,
क्या आपको दिख नहीं रहा? क्लॉड वो फूल जड़ से उखाड़ कर निकाल देता है और उसके बिल्कुल सामने रख देता है कि लो देख लो इसकी पूरी खूबसूरती। ऐसी चीज देख करके एथी डर कर चीख उठती है और अपने पिता से चिपक कर हाथ पैर मारते हुए कहती है, इस डरावने चीज को जल्दी फेंकिए। उसके हिलने डुलने पे नाव भी डूब गई थी। उसी दिन की तरह क्लॉड उसे फिर से बचाता है और ये बात एथी को शर्मिंदा कर देती है कि मैं अपनी मैजिक से खुद को भी नहीं बचा पाती। अब जो कुछ हुआ उसके बाद क्लॉड इस नतीजे तक पहुंचता है कि इसका दिमाग चंचल होते जा रहा है, इसीलिए उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं एथी लिली के साथ कुछ बनाने की कोशिश करी होती है। लिली उससे पूछती है कि क्या वो उस जगह जाएगी जहाँ से निमंत्रण आया है। एथी कहती है कि पता नहीं, ऊपर से वो बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसके पापा बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। इसी वक्त फेलिक्स आता है बताने के लिए कि महाराज ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। वो कहता है कि साथ चले मेरे। गार्डन में पहुंच वो बताता है कि सालों से ये जगह महाराज आपके लिए तैयार कर रहे थे। एथी उस जगह की खूबसूरती देख करके हैरान रह जाती है। फेलिक्स ऐड करता है कि उन्होंने कहा है कि वो इस जगह को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि चाय की पार्टीज करना। ये बात एथी को थोड़ा कंफ्यूज करती है, पर लिली बताती है कि उसके पिता को पता है कि वो दोस्त बनाना चाहती है, इसलिए उसे सलाह देती है कि चलो सोचना शुरू करो कि किसको किसको पार्टी में बुलाना है। फिर हम उसे रूम में बैठे देखते हैं खुशी खुशी अलग अलग लोगों के लिए इनविटेशन लेटर लिखते। उसमें से एक लेटर जेनेट के लिए था, जो बुलाए जाने पे बहुत खुश होती है। महल आने पे जेनेट इतनी बड़ी सी जगह को देख करके हैरान हो जाती है और ढूंढते ढूंढते खो ही गई थी। गार्ड्स उसे आवाज देते हैं और वो क्लॉड से मिलती है। वो सोचता है कि ये कोई घुसपैठिया है, तो जेनेट तुरंत अपना परिचय देती है और बताती है कि वो राजकुमारी एथनेसिया की गेस्ट बन के आई है। क्लॉड कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी बेटी की गेस्ट हो, वरना इस तरफ आने के लिए बचती नहीं तुम। वो माफी मांगती है और खुद को फिर समझाने की कोशिश करती है कि जब इन्हें सच पता चले तो शायद ये मेरे से इतने रुखे अंदाज में नहीं बात करेंगे। चाय की पार्टी में सब राजा की सख्त नेचर की बात कर रहे होते हैं और एथी को बुलाने के लिए थैंक्स भी करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम और तुम्हारी शाही हस्ती तो किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं, कहीं आते जाते ही नहीं। पर लड़कियों को तो उस नाइट के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी जो साथ में खड़ा है, यानी कि फेलिक्स। वो कहती हैं कि उसका निकनेम लाल योद्धा कैसा रहेगा, जो ब्लैक मैजिक से लड़ने में मशहूर है। एथी को ये बात फेलिक्स के बारे में पता नहीं होती है और इधर फेलिक्स ये सब सुन के शर्मा रहा होता है। फेलिक्स के साथ साथ वो लूकस की भी बातें करती हैं, एक जीनियस मैजिशियन जो बिल्कुल लोन वुल्फ जैसा लगता है। पर हमें तो कुछ नरम दिल वाले भी पसंद है, जैसे ड्यूक का बेटा एजिक्विल, और वो तो एथी के साथ डांस भी कर चुका है ना। जेनेट एथी का रिएक्शन देख करके समझ जाती है कि उसे इस तरह की बातों की बिल्कुल आदत नहीं है, तो वो सारी अटेंशन अपने पे ले लेती है। कौन, एजिक्विल? हाँ, वो मेरा कजन है। एथी थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाती है और सोचती है कि सोशलाइज होना कितना थका देता है। उसे जेनेट का बिहेवियर टच कर जाता है और वो सोचती है कि ये बिल्कुल अपने सपने जैसी ही है। वो सपनों की बातों को याद करती है कि कैसे वो उसे हमेशा पैलेस में साथ चलने को बोलती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करने को भी बोलती थी, पर वो नहीं जा सकती थी क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग थे। प्रेजेंट में जेनेट उसे आवाज देती है और जब वो सोच में उसे डूबा हुआ देखती है, कहती है, जरूर तुम थक गई ऐसी बातों से। एथी कहती है, नहीं, वो बस मेरी पहली टी पार्टी है ना, इसलिए नहीं पता कि मैं क्या बोलूं, और डर भी लगता है कि मुझे सब बोरिंग समझ करके अगली बार से कहीं आए ही नहीं। जेनेट उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी दोस्त जरूर बनेगी और पूछती है कि क्या वो अगली बार उसके घर आएगी। एथी तुरंत बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, जिससे जेनेट काफी खुश हो गई थी। तभी कुछ और लड़कियां आती हैं और जेनेट को छेड़ती हैं कि उसने तो चोरी चोरी एथी को अपना बना लिया। अच्छी खासी चाय पार्टी करने के बाद वो खुश होते हुए कमरे में आती है कि आज मैंने काफी नए दोस्त बनाए। कमरे में जाते ही वो लूकस को सोफा पे सोए हुए देखती है। उसके पास जाकर के उसे याद आता है कि लड़कियां इसे हैंडसम और बिल्कुल अपोजिट टाइप वाला बोल रही थी। उसे करीब से देख कहती है, इसमें कुछ बात तो है, पर ये बहुत घमंडी है। लूकस तभी उठकर पूछता है कि वो उसके इतने पास आकर के क्या कर रही है। एथी तुरंत दूर हो जाती है डर करके कि कहीं ये कुछ गलत ना समझ ले। लूकस उसके बालों के पास हाथ फेर करके एक एनर्जी को पकड़ता है और फिर सो जाता है। उसके ऐसे इग्नोर करने पे एथी नाराज होकर के चली जाती है और अपनी सोच को और पक्की कर लेती है कि ये तो सही में घमंडी है। इधर लूकस याद करता है कि कैसे क्लॉड के आसपास भी उसने ऐसी ही एनर्जी फ्लो को नोटिस किया था। वो सोचता है कि आखिर ये ब्लैक मैजिक का सोर्स क्या है। सीन शिफ्ट होता है उस विजय टावर में जहाँ लूकस इतने सालों से सोया था। वहाँ एक क्लॉड के जैसा दिखने वाला बंदा हंसते हुए एक बुक लेके निकलता है। इधर महल में एथी लाइब्रेरी में आ रही होती है, ये सोचते हुए कि जेनेट और एलेना को नाइट्स के ऊपर लिखी पोएम्स बहुत पसंद है। जब वो ऐसा ही कुछ ढूंढ रही होती है, उसे एजिक्विल दिखता है। वो पूछती है, तुम मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? ओ सही में, मुझे नहीं पता था, तो क्या आप मुझे अब धक्का मार के निकालेंगे? एथी कहती है, शायद तुम्हारे इस पहले गुस्ताखी के लिए मुझे ऐसा ही करना चाहिए। एजिक्विल कहता है, पर मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। मिस एंजल, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। एजिक्विल माफी मांगता है अपने रूडनेस के लिए और कहता है, जो मेरे ख्यालों में रहती है उससे मैं कोई भी सजा पाके खुश होऊंगा। तभी लूकस आते हुए कहता है,
मैं सजा दूं तो चलेगा? आखिर तुमने बिना महाराज की परमिशन के लाइब्रेरी में घुसने की हिम्मत की है। ओह, तो क्या एक मैजिशियन को परमिशन है यहाँ होने की? लूकस कहता है, मैं शाही फैमिली को सर्व करने के लिए हूँ, इसलिए मेरा सवाल पूछना जायज है। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए नैनो से तीर चला रहे होते हैं। एथी कहती है, गाइस मैं यही हूँ। एथी बताती है कि देखा जाए तो लूकस मैजिशियन का पलड़ा यहाँ भारी है, क्योंकि उसे सालों पहले चुना गया था, तो उसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है कहीं आने जाने की। लूकस थोड़ा एरोगेंट होके कहता है, तो समझे, आज के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ एजिक्विल उसे एक बुक थमा के कहता है, ये मुझे दिलचस्प लगा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। उम्मीद करूंगा फिर मुलाकात होगी। उसके जाते ही लूकस वो बुक देखता है और चिढ़ाता है कि ओह, तो वो तुम्हें रोमांटिक नॉवल दे के गया है, वापस दो उसे। जाते हुए एथी उसे डांटती है कि तुम्हें एजिक्विल से एग्रेसिव होकर नहीं बात करना चाहिए था। लूकस कहता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एथी कहती है, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, आखिर वो एक ड्यूक का बेटा है, 2 माइंस है उसके पास, बहुत सारी धन संपत्तियां हैं। लूकस कहता है, मैं तो चुटकी बजाते ही सब हासिल कर लूं। एथी कहती है, तुम क्या खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो? तुम कहीं से भी उसके जैसे नहीं हो, वो कितना लंबा है। लूकस तुरंत से अपने रियल फॉर्म में आकर कहता है, जरा फिर से बोलना, कौन लंबा है? हम शरीफ क्या हुए, तुम्हें तो पूरी दुनिया बदमाश लगने लगी। शर्म से एथी उसके सर पे मारते हुए कहती है, जल्दी अपने छोटे रूप में आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। महल पहुंच एथी सोच रही होती है अपनी टी पार्टीज वाली सहेलियों को क्या रिटर्न गिफ्ट दे। लूकस कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। एथी कहती है, क्यों, वो सभी राजकुमारियां हैं और खास करके मेरी दोस्त भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लूकस पूछता है, क्या तुम मुझे बस उनके जितना ही खास मानती हो? एथी कहती है, नहीं, तुम थोड़े ज्यादा खास हो। ये सुन लूकस फटाक से उठ कहता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ उनके लिए गिफ्ट्स खरीदवाने। एथी पूछती है, पर तुम ये करोगे कैसे? तुम थोड़ी भुलक्कड़ हो क्या? वो चुटकी बजाता है तो दोनों शहर में पहुंच जाते हैं। फिर भेष बदलकर मार्केट घूमते हैं, ढेर सारी चीजें खरीदते हैं, और जब वो दुकान लगा के खड़े होते हैं उन्हें जेनेट दिखती है। दोनों को एक साथ क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि वो बाजार में क्या लेने आई होगी। तो लूकस अपनी मैजिक से सुनने की कोशिश करता है। वो दुकानदार कहती है, ओ, तो आपको किसी को प्यार से भरा गिफ्ट देना है, वो तो आपको मैजिक मार्केट में मिलेगा। पर वो उसे चेतावनी भी देती है वहाँ जाने से। जेनेट कहती है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एथी अभी तक लूकस से पूछती है उस मार्केट के बारे में। वो बताता है, वहाँ तुम अजीबोगरीब चीजें खरीद सकती हो, जैसे ब्लैक मैजिक, कोई साबित चीज या कोई मैजिकल आइटम। ये जान करके कि ये कितना खतरनाक जगह होगा, एथी जेनेट को फॉलो करने का फैसला करती है। हम उस मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ मारपीट, नशेड़ी, नकाबपोश ये सब आम बात है। एथी जेनेट का पीछा करी होती है जो एक ज्वेल शॉप में घुसती है। तभी इधर लूकस को वही डार्क मैजिक सेंस होती है जो उसने एथी और क्लॉड के आसपास देखी थी। वो एथी को यहीं रुकने बोल निकलता है उसकी तलाश में कि ये कहाँ से आ रही है। वो लोगों के बीच में ढूंढना शुरू कर देता है, पर सेंस करता है कि इसका ऑरा तो पूरे मार्केट में फैला हुआ है। इधर जेनेट के पीछे से आदमी एक पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? जेनेट को ये क्लॉड जैसा दिखता है। वो कहती है, मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट चूज कर रही हूँ। वो उस गिफ्ट को हाथ में लेकर के कहता है, तुम्हारा पसंद काफी अच्छा है। वहीं बाहर से देखते हुए एथी सोच रही होती है कि ये इंसान कौन है, पर तुरंत छिप जाती है जब जेनेट निकलने वाली होती है। अब वो घर लौटने के लिए लूकस का इंतजार करने लगती है। वहीं वो इंसान कह रहा होता है, तुम्हारी पसंद की शुरुआत हो चुकी है राजकुमारी। वो गिफ्ट एक चमकती हुई विस्फोट करती है और उसमें से एक बीस्ट बाहर निकलता है जो जेनेट पर हमला करने बढ़ता है। एथी तुरंत से आके उसे अपने मैजिक बैरियर से रोकती है और वहीं इधर लूकस पूरी मार्केट में फैली हुई उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी उसे दूर एक ब्लास्ट दिखता है। वो सोचता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा। वो एथी के उस पेट को रिलीज करता है और उसकी हिफाजत के लिए भेजता है। तभी वो एनर्जी लूकस पे हावी होने लगती है। इधर एथी लगातार उसे रोकने की कोशिश करती रहती है। उसका बैरियर कमजोर पड़ते जा रहा था, तो वो एक स्पेल से उस मॉन्स्टर को बांधने का फैसला करती है, पर थोड़ी देर में वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एथी यहाँ तुरंत से जेनेट को लेके वहाँ से भागती है और फिर उसे सेव करके उस मॉन्स्टर का ध्यान अपने ओर करती है। उसके गिर पड़ने पर जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है, उसका पेट एक वुल्फ का रूप लेता है और उस मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। इस चीज का फायदा उठा के एथी मैजिकल बो एरो समन करती है और एक ही बार में उसे खत्म कर दी थी। जेनेट तुरंत से भाग के आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। एथी हाँ कहती है। तो जेनेट पूछती है कि वैसे तुम इस मार्केट में क्या कर रही थी? एथी कहती है, ये सीक्रेट है, वादा करो किसी को नहीं बताओगी। और दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। यहाँ जेनेट उसे बताती है कि वो यहाँ उसके लिए गिफ्ट लेने आई थी। जैसे ही वो ओपन करती है, देखती है कि वो टूट गया है। वो माफी मांगती है, पर एथी कहती है कोई बात नहीं, उसके लिए अच्छी नियत रखना ही उसके लिए बेस्ट गिफ्ट है। तभी लूकस पहुंच कहता है, ओह तो तुम यहाँ हो। एथी कहती है, हाँ, और तब तुम कहाँ थे जब मैं इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ रही थी? एथी उसे डांटे जा रही थी। लूकस उसके कपड़ों से धूल साफ करता है और कहता है, चलो भी, वो कोई बिलौटा होगा।
इससे एथी और चिढ़ जाती है कि तुम्हें कद्दू पता है, वो बहुत खतरनाक था। इधर हम देखते हैं उसी इंसान को जो इन्हें मैजिकल बॉल में देख रहा होता है। फिर वो ब्लड मून को देखते हुए कहता है, क्लॉड की बेटी से मैंने कुछ कम भी उम्मीद नहीं किया था। पर यही ये वीडियो खत्म होता है। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो नीचे कमेंट में ब्लैक मैजिक जरूर लिखना। बाकी लाइक शेयर एंड हाइप कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।